छात्रों, समाजशास्त्र की इस व्याख्यान श्रृंखला में आज सर्वप्रथम हम आपको बताने जा रहे हैं सामाजिक संरचना। छात्रों, सामाजिक संरचना की व्याख्यान माला प्रारंभ करने के पहले यहाँ मैं ये बताना आवश्यक समझती हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि सामाजिक संरचना हमने समझ ली तो ये जाने कि सामाजिक संरचना के माध्यम से हम आधा समाजशास्त्र व समाज समझ लेंगे। तो आइए छात्रों देखते हैं कि इस अध्यापन के उद्देश्य क्या हैं। इस व्याख्यान के पश्चात आप सामाजिक संरचना की अवधारणा समझा सकेंगे एवं सामाजिक संगठन के प्रकार समझा सकेंगे। सामाजिक संरचना, समाज का जो गठन है वही वस्तुतः सामाजिक संरचना के नाम से जाना जाता है, जिसे कि आगे की स्लाइड में हम और ज़्यादा विस्तृत तौर पर समझा सकेंगे। छात्रों, जैसा कि हमने पिछली व्याख्यान श्रृंखला में विभिन्न परिभाषाओं के माध्यम से किसी विषय वस्तु को समझने का प्रयास किया है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना को भी समझने के लिए हम आइए देखते हैं इसकी कुछ परिभाषाएं, और उसके पूर्व देखते हैं समाज के महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं। समाज का एक पहलू है कार्यात्मक अर्थात फंक्शनल, और दूसरा पक्ष है संरचनात्मक अर्थात स्ट्रक्चरल। तो इन दोनों पहलुओं पर आधारित परिभाषाओं को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए सामाजिक संरचना अर्थात समाज का गठन समझने में बहुत अधिक सुविधा होगी। एक बहुत ही प्रसिद्ध संरचनावादी हैं कार्ल मैनहीन, जिन्होंने सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है। विद्यार्थियों, इन दो पंक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण तीन तत्व हैं। पहला सामाजिक संरचना जो खुद यहाँ विषय वस्तु है, दूसरा अंतःक्रियात्मक मतलब जो अंदरूनी तौर पर क्रियात्मक हैं या फंक्शनल हैं, सामाजिक शक्तियों का जाल है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत जब अंतःक्रियात्मक कुछ प्रक्रियाएं होती हैं वो सामाजिक शक्ति का निर्माण करती हैं, और यही शक्तियां जब एक से अधिक होकर एक दूसरे से काफ़ी जटिल रूप में मिक्स रहती हैं या मिली हुई होती हैं तो ये शक्तियों का जाल का निर्माण करती हैं। इसी परिभाषा में आगे कार्ल मैनहीन बताते हैं कि जिससे विभिन्न प्रकार के अवलोकन और विचार पद्धतियों का जन्म हुआ है। आइए संपूर्ण रूप में इसे देखते हैं। सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का जाल है, और ये शक्तियों का जाल विभिन्न प्रकार के अवलोकन और विचार पद्धतियों को जन्म देता है, या इसके माध्यम से, इन शक्तियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की पद्धतियों का जन्म हुआ है। कार्ल मैनहीन के अतिरिक्त एक परिभाषा हम लोग और देखते हैं टॉलकॉट पार्सन्स की। पार्सन्स विद्यार्थियों, अगर आपने समाजशास्त्र की आगामी एडवांस क्लासेस में भी अगर समाजशास्त्र ऑप्ट किया, समाजशास्त्र विषय का चयन किया, तो आप टॉलकॉट पार्सन्स का नाम काफ़ी सुनेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से इस नाम को आप याद कर लें, क्योंकि टॉलकॉट पार्सन्स का नाम जब तक सामाजिक संरचना विषय में नहीं लिया जाए तब तक सामाजिक संरचना को समझना और समझाना अधूरा सा प्रतीत होता है। इन्होंने परिभाषित किया सामाजिक संरचना को कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट व्यवस्था को कहते हैं। बहुत ही संक्षिप्त, साधारण और सरल तरीके से टॉलकॉट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को समझाया है कि सामाजिक संरचना एक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न अंग होते हैं। ये अंग कौन से हैं? संबंधित संस्थाओं, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हम समाज में देखते हैं, जैसे परिवार संस्था, विवाह संस्था, नियंत्रणात्मक संस्था, पुलिस, धर्म आदि आदि। एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों यानी पैटर्न का मतलब यहाँ पर टॉलकॉट पार्सन्स का ये है कि हर समाज का पैटर्न या प्रतिमान तरीका दूसरे समाज से भिन्न होता है। आप अगर देखें तो आदिवासी समाज एक सभ्य समाज से अलग प्रतिमान या पैटर्न रखते हैं, ग्रामीण समाज शहरी समाजों से अलग तरीका रखते हैं, अलग प्रतिमान रखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एजेंसी और संस्थाओं की तरह सामाजिक प्रतिमान को भी एक अंग के रूप में माना है और बताया है कि सामाजिक संरचना संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट व्यवस्था को कहते हैं।
यानी कि विभिन्न प्रकार के अंग हैं और ये अंग जब अपने अपने स्थान पर रहते हुए कार्य करते हैं तो एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं और इसी व्यवस्था को टॉलकॉट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के रूप में परिभाषित किया है। जॉनसन नाम के एक और संरचनावादी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं। यहाँ किसी भी वस्तु की संरचना का तात्पर्य जॉनसन से सामाजिक संरचना से ही है, जिसे उन्होंने ये बताया कि समाज के विभिन्न अंग हैं जैसे परिवार, विवाह, धर्म, अन्य दूसरी संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं या अन्य प्रकार की संस्थाएं। इन संस्थाओं का अपना अपना कार्य है। अपना अपना कार्य करने के अतिरिक्त यह समाज के अन्य अंगों से भी संबंध रखते हैं और यह संबंध जो होता है अंतः संबंध होता है। अंतः संबंध मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। आपस में अपना कार्य करने के साथ साथ आपस में एक संबंधों का निर्वहन भी होता है। जैसे कि उदाहरणार्थ परिवार और विवाह दोनों ही एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। विवाह के माध्यम से ही परिवार होता है और परिवार ही किसी व्यक्ति का या किसी युवक या युवती का विवाह करता है। दोनों आपस में इतने ज़्यादा अंतर संबंधित हैं कि उनको अलग करना प्रायः काफ़ी कठिन होता है। तो जॉनसन का तात्पर्य यही है कि किसी भी वस्तु की संरचना उसके अंगों में पाए जाने वाले अपेक्षाकृत स्थायी अंतर संबंधों को कहते हैं। संरचना, छात्रों यहाँ बार बार मैंने संरचना शब्द का उपयोग किया है। निश्चित रूप से प्रथम वर्ष का विद्यार्थी होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि संरचना को समझना उतना आसान नहीं है। टॉलकॉट पार्सन्स, कार्ल मैनहीन, जॉनसन ने जिस संरचना को बार बार बताया है, यह संरचना सामाजिक संरचना को समझा जा सकता है लेकिन छात्रों इसे देखा नहीं जा सकता। इसलिए समाजशास्त्र में हमेशा सामाजिक संरचना को शारीरिक संरचना के अनुरूप मानकर इस अवधारणा को समझा जाता है। संरचना, आइए हम देखते हैं। ये आपके सामने एक चित्र में प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सामाजिक संरचना नहीं है, लेकिन इस शारीरिक संरचना की व्यवस्था सामाजिक संरचना की ही भांति होती है। जिस तरीके से यह मानव शरीर है, अगर इसमें से मस्तिष्क, हाथ, पेट, हृदय आदि अलग अलग कर दिया जाए तो निश्चित रूप से, जैसा कि आप चित्र में एक अलग भाग देख रहे हैं, यहाँ पर ये अंग अलग है, ये अंग अलग है, ये अंग अलग है, त्वचा का वर्णन अलग है और श्वास नली वगैरह का अलग से वर्णन किया गया है, लेकिन इन अंगों का पृथक से कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार से जब ये सारे अंग मिलते हैं तो शारीरिक संरचना का निर्माण करते हैं, लेकिन अपना अपना कार्य करने के साथ साथ यह एक दूसरे अंगों से संबंध रखते हैं और सब मिलकर एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिसे हम शारीरिक संरचना के नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरीके से समाज में पुलिस, विवाह, धर्म, कानून, इसी प्रकार की विभिन्न अंग हैं। ये अंग जब अपना अपना कार्य करते हैं और अपना कार्य अच्छे तरीके से करने के साथ ही एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं तो उसको हम सामाजिक संरचना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सामाजिक संरचना को समझे होंगे। आइए आगे और देखते हैं जिससे कि यह अवधारणा और ज़्यादा आपको स्पष्ट होगी। सामाजिक संरचना की विशेषताएं। जब विभिन्न अंग मिलकर एक व्यवस्था बनाते हैं तो उसे सामाजिक संरचना कहते हैं और इस संरचना की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खासियत होती हैं, ये हम देखते हैं। संरचना की सबसे पहली विशेषता होती है सामाजिक संरचना का निर्माण दो प्रकार की प्रक्रियाओं से होता है। जैसे शरीर में विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, पाचन प्रक्रिया, रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक संरचना में भी दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रकार की प्रक्रिया होती है सहयोगी प्रक्रिया और दूसरे प्रकार की प्रक्रिया होती है असहयोगी प्रक्रिया। अब हम ये देखें कि सहयोगी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। सामाजिक संरचना की सहयोगी प्रक्रियाएं हैं सहयोग, कोऑपरेशन, आत्मसात या एसिमिलेशन, अनुकूलन अर्थात एडजस्टमेंट। जब ये सहयोगी प्रक्रियाएं कार्य करती हैं तो समाज में एक व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन छात्रों, जिस तरह से शरीर हमेशा ही स्वस्थ नहीं रहता, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना भी हमेशा ही स्वस्थ नहीं रह सकती। इसमें भी कुछ हमें असहयोगी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। पहले हम देखते हैं सहयोगी प्रक्रिया का पहला कंपोनेंट या पहला तत्व सहयोग। इस चित्र के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि ये बच्चे, छोटे बच्चे शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। इनकी हैसियत, आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है, लेकिन समाज व शासन के सहयोग से ये एक सहयोगी प्रक्रिया है। समाज, कानून और
नीति निर्देशक तत्व आदि इन बच्चों को सहयोग देकर यहाँ पर इनको शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो भले ही इन्हें सहयोग न करे, लेकिन समाज इनको सहयोग देकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ये सहयोग का एक उदाहरण है। एसिमिलेशन, ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन देखिए इसको समझिए। यहाँ पर मैंने कुछ अति आधुनिक युवक युवतियों का चित्र दिया है। एसिमिलेशन, आत्मसात, जैसा कि नाम से हो रहा है आत्मसात, यानी जिसे आत्मा से ग्रहण कर लिया जाए। यहाँ ये युवक युवती भारतीय हैं, लेकिन ये पश्चिमी सभ्यता में इस तरीके से रंगे हुए हैं कि हम कहीं भी इन्हें पहचान नहीं सकते कि ये भारतीय हैं या विदेशी हैं या पाश्चात्य देशों से संबंध रखते हैं। अर्थात इन्होंने विदेशी सभ्यता को इस तरीके से आत्मसात कर लिया है कि भारतीय वेशभूषा या भारतीय संस्कृति इनके नजदीक दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर एक युवक भारतीय वेशभूषा पहने भी हुए है, लेकिन उसका जो पैटर्न है वह फैशन के माध्यम से प्रस्तुतिकरण उसका जो है वो पाश्चात्यकरण के रूप में दिखाया जा रहा है। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। एडजस्टमेंट, यहाँ आपको कुछ विदेशी चेहरे दिखाई दे रहे हैं और कुछ भारतीय चेहरे दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों ही समूह, भारतीय समूह और विदेशी समूह, एक विचारधारा से अनुकूलन करने का प्रयास कर रहा है। अनुकूलन मतलब एडजस्ट करने का प्रयास कर रहा है। वह है हरे कृष्णा हरे रामा की पद्धति का, या एक धार्मिक पंथ को का निर्वाह करने का प्रयास कर रहा है। इनकी विचारधारा अलग है, भारतीयों की विचारधारा अलग है, लेकिन दोनों के विचार चूंकि एक ही मार्ग पर हैं, इसलिए अपने विचारों के माध्यम से संस्कृति के अन्य तत्वों को का अनुकूलन करने का ये प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से जिस तरह से सहयोगी प्रक्रियाएं हैं, उसी तरीके से समाज में कुछ असहयोगी प्रक्रियाएं भी हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, संघर्ष, स्ट्रगल, प्रतिकूलता यानी अपोजिशन। यह भी समाज की सामाजिक संरचना की विशेषता है कि समाज में केवल आपको सहयोगी प्रक्रियाएं नहीं मिलेंगी, समाज में प्रतिस्पर्धा भी है, संघर्ष भी है और प्रतिकूलता भी है। और छात्रों, इसको पूरी तरीके से इन प्रक्रियाओं को हम नकार नहीं सकते, क्योंकि चाहे ही असहयोगी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतिस्पर्धा का भी अपना महत्व है। प्रतिस्पर्धा से क्वालिटी मिलती है, जिन्हें आगे की कक्षाओं में मैं विस्तार से आपको बताऊंगी। संघर्ष से एक व्यक्ति जो पिछड़ जाता है वह भी आगे आने का प्रयास करता है। प्रतिकूलता की वजह से एडजस्टमेंट बढ़ता है, जैसे समाज में आपसी समझ और अंडरस्टैंडिंग का विकास होता है और आपस में वो प्रतिबद्धता के माध्यम से ज़्यादा बंध जाते हैं। तो ये प्रक्रियाएं चाहे हमें असहयोगी प्रक्रियाएं प्रतीत होती हों, लेकिन महत्व की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। एक और समाज की विशेषता है, सामाजिक संरचना की विशेषता है, वह है सामाजिक संरचना अत्यंत विस्तृत एवं जटिल है। तो छात्रों, जैसा मैंने आपको बताया कि समाज में सहयोग है, समाज में एडजस्टमेंट है, एसिमिलेशन है। इसी प्रकार से सामाजिक संरचना जटिल क्यों है? क्योंकि जहां एक और हमें बड़े संपन्न वर्ग एडजस्टमेंट और अनुकूलन का दिखाई दे रहा है, वहीं पर यह संघर्ष की प्रक्रिया दिखाई दे रही है, जिससे कि औपचारिक संस्थाएं कंट्रोल करने का या नियंत्रण करने का प्रयास कर रही हैं। एक ऐसा तबका भी है जो कि अपनी रोजी रोटी के लिए इतना मजबूर है, जिसके आगे सारे मूल्य बेकार होते हैं और उन मूल्यों को उन्हें समझाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के मानसिक स्तर वाले लोगों को एक स्तर पर लाकर सामाजिक संरचना को समझना है। इसलिए सामाजिक संरचना अधिक विस्तृत एवं जटिल है। एक ही अलग अलग स्तर के लोगों को एक साथ संगठित रूप में लाना है, सबका विकास करना है, अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग प्रकार की आवश्यकताएं हैं। इसलिए सामाजिक संरचना को अत्यधिक जटिल एवं विस्तृत माना जाता है। सामाजिक संरचना में स्तरीकरण होता है। स्तरीकरण छात्रों, आप जानते हैं कि स्तर, विभिन्न प्रकार के जब स्तर होते हैं, यानी सीढ़ियां, हर व्यक्ति अलग अलग स्तर पर है, हर वर्ग अलग अलग स्तर पर है। मानसिक स्तर, आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, ये सारे स्तर होते हैं, लेवल होते हैं। तो समाज में ये लेवल की स्थिति हमको दिखाई देती है। पूरा समाज एक ही लेवल में दिखाई नहीं देता। यहाँ 3 चित्रों के माध्यम से मैंने समाज में स्तरीकरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पहला स्तर में आपको एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं जो कि इलीट क्लास के हैं, अभिजात्य वर्ग के हैं। दूसरा चित्र आपको दिखाई दे रहा है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है। मध्यम वर्गीय बाजार का दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार के लोग यहाँ अपनी आवश्यकता पूर्ति भी कर रहे हैं और धनोपार्जन करने के लिए भी इस मार्केट में आए। तीसरे चित्र के माध्यम से मैंने यहाँ पर यह दर्शाने की कोशिश की है कि सामान्य वर्ग भी है जो अपनी रोजी रोटी के लिए विभिन्न प्रकार की तरीके अपनाता है।
चाहे वो बेगरी हो, चाहे धार्मिक भिक्षावृत्ति हो, चाहे अन्य कोई सा रुझान हो। लेकिन इस प्रकार से समाज के विभिन्न वर्ग हैं जो एक वर्ग के पास हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अतिरिक्त आय है, अतिरिक्त पैसा है, लेकिन दूसरे वर्ग के पास अपनी आवश्यकता पूर्ति के साधन है। लेकिन तीसरा वर्ग ऐसा भी है जिसके पास अपनी आवश्यकता पूर्ति के भी साधन सुनिश्चित नहीं है। आइए अगली विशेषता देखते हैं। समाज में श्रम विभाजन होता है। जिस तरीके से शरीर के विभिन्न अंगों में श्रम विभाजन होता है, मस्तिष्क का कार्य मस्तिष्क करता है, उदर का कार्य उदर करता है, पैरों का काम पैर करते हैं, हाथ का काम हाथ करते हैं, उसी प्रकार से हमारे समाज में सामाजिक संरचना में भी श्रम विभाजन होता है। यहाँ इस चित्र के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। एक ग्रामीण महिला है, अपने परिवार की उदर पूर्ति का कार्य इसके ऊपर है। यहाँ यह श्रम परिवार का जो एक कार्य इसके ऊपर बटा हुआ है, इसी माध्यम से ये अपने परिवार का यहाँ कुकिंग कर रही है। इसके परिवार के अन्य सदस्य यहाँ पर हैं जो कि इसके बनाए हुए भोजन से अपनी उदर पूर्ति कर रहे हैं। ये लोग धनोपार्जन के लिए कृषि का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक आधार मैंने बताया लिंग के आधार पर, स्त्री और पुरुष के आधार पर, लेकिन यहाँ पर बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और बड़े भी दिखाई दे रहे हैं। ये एक अलग आधार है श्रम विभाजन का, आयु के आधार पर। बच्चों का कोई कार्य नहीं है, वे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और बहुत भावनात्मक तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन माता पिता का एक कार्य है उम्र के आधार पर कि इनकी परवरिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बड़ी जटिल रूप में हमें समाज में श्रम विभाजन दिखाई देता है, लेकिन ये बड़ा जटिल होने के साथ साथ बड़ा स्पष्ट भी होता है। सामाजिक संरचना कई इकाइयों से निर्मित होती है। जिस तरह से छात्रों शारीरिक संरचना कई अंगों से मिलकर बनती है, एक ही अंग नहीं होता कि अगर हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है तो हृदय है, मस्तिष्क नहीं है, या उदर है, पेट है, इस तरह का नहीं है। सारी विभिन्न प्रकार के अंग हैं जिनका अपना अपना काम। एक छोटे से छोटे अंग में भी एक महत्वपूर्ण स्थिति होती है और महत्वपूर्ण उसका फंक्शन होता है। उसी प्रकार से सामाजिक संरचना कई इकाइयों से निर्मित होती है एवं इन इकाइयों में परस्पर अंतर संबंध होता है। देखिए कई इकाइयाँ किस प्रकार की होती हैं। यह एक अभिजात्य वर्ग का सदस्य है जो कि विभिन्न प्रकार की योजना, अब धन कमाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं मार्केट में लागू करता है। मध्यम वर्गीय लोग हैं जो कि उन योजनाओं का फायदा भी उठाते हैं, तो इस अभिजात्य वर्ग के सदस्य को फायदा भी मिलता है, साथ में इन मध्यम वर्गीय परिवार के मध्यम वर्ग के लोगों की आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं। इन लोगों में आवश्यकता पूर्ति के दौरान नियंत्रण बना रहे, किसी भी तरह की अराजकता ना हो, इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए समाज की नियंत्रणात्मक संस्थाएं भी होती हैं जो फॉर्मल होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं आधुनिक समाज में ये नियंत्रणात्मक संस्थाएं पुलिस के रूप में कार्य करती हैं। इसी प्रकार से कुछ निम्न वर्ग के लोग भी होते हैं जो कि निम्न वर्ग के लोग भी इस वर्ग से उठकर अपने प्रयासों के माध्यम से या राज्य की मदद से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई इकाइयों के साथ साथ वो सहयोगी प्रक्रियाएं भी यहाँ पर कार्य हैं जटिल रूप में, और इंटरपर्सनल रूप में ये लोग एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रही हैं। तो सामाजिक संरचना की छात्रों एक विशेषता होती है कि साधारण सारांशतः हम ये समझ लें कि कई इकाइयाँ होती हैं और ये सभी इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित होती हैं। स्थिरता व परिवर्तनशीलता दोनों बातें होती हैं। जिस तरह से एक मनुष्य का जो शरीर होता है वह स्थिर रहता है। बालक के रूप में एक बच्चा पैदा हुआ है, सारे अंग उसी तरीके से रहेंगे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ग्रो करते हैं, यानी कि आगे बढ़ते रहते हैं, उनमें विकास होता रहता है, चेंजेस आते जाते हैं, और इस तरीके से ये स्थिरता भी रहती है और परिवर्तनशीलता भी रहती है। अन्य एक और विशेषता है सामाजिक संरचना द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति। सामाजिक संरचना के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति, जिस तरह से मनुष्य की जो शारीरिक संरचना है उसके माध्यम से उसकी विभिन्न प्रकार की शारीरिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना से समाज की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। पुलिस में अगर कोई व्यक्ति है तो वो अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, उसको भी समाज के दूसरे अंगों की मदद के माध्यम से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना है। अगर एक परिवार है और वह धार्मिक कार्यों के माध्यम से अपनी उदर पूर्ति करता है तो केवल धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से ही अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, उसको शैक्षणिक संस्थाओं की आवश्यकता होगी जहां वो बच्चों को शिक्षा दिलवा सके और उन्हें उनका सामाजिकरण कर सके। इसी प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं के जितने भी सदस्य हैं उनको भी अन्य दूसरी कानूनी या न्यायिक या अन्य प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, और इस प्रकार से समाज का हर अंग एक दूसरे से जुड़कर अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यहाँ पर
मैंने निबंधात्मक प्रश्न आपको असाइनमेंट के रूप में दिए हैं, आप कृपया इसको नोट कर लें। सामाजिक संरचना की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, जिसके माध्यम से आप सामाजिक संरचना विषय पर काफी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप कृपया अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठें। मैं आपको इसके लिए कुछ निर्देशन देना चाहती हूँ। सामाजिक संरचना की, यद्यपि मैंने व्याख्यान माला के दौरान काफी विस्तार से आपको बताया है, लेकिन जब आप किसी प्रश्न का उत्तर लिखें तो सामाजिक संरचना की थोड़ी सी भूमिका लिखें। भूमिका लिखने के बाद आप 3 परिभाषाएं लिखें, जिनका मुख्य परिभाषाओं का उल्लेख मैंने यहाँ पर किया है। पहली परिभाषा कार्ल मैनहिन की, जो बहुत ही अच्छी परिभाषा है। दूसरी टॉलकाट पार्सन्स की। तीसरी परिभाषा जॉनसन की, जिसमें ये बताया कि आपस में इनका अंतः निर्भर रहने का एक संबंध होता है, विभिन्न अंगों का, जो शारीरिक संरचना की तरह होता है। ये तीनों परिभाषाएं दीजिए। तीनों परिभाषाओं के बाद आप विभिन्न प्रकार का इनका अर्थ बताइए। जब आप विस्तार से लिखें, अगर प्रश्न निबंधात्मक है तो आप परिभाषाओं का सारांश अवश्य लिखें, और अगर आपका प्रश्न संक्षिप्त है, जनरली सामान्यतः सामाजिक संरचना पे संक्षिप्त प्रश्न नहीं आया करते, इसलिए आप इस पे एक निबंधात्मक प्रश्न ही तैयार करें। निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत आपको विभिन्न परिभाषाओं का सारांश लिखना है, और सारांश लिखने के बाद आपको एक एक परिभाषा के ऊपर अपने विचार लिखना है। अपने विचार से मेरा तात्पर्य कि जो समाजशास्त्री ने शब्द दिए उसमें अपने शब्दों में आप उसका सारांश लिखिए। इसके साथ ही आप विभिन्न विशेषताओं के बारे में लिखिए, और विशेषताओं के बारे में लिखने के बाद फिर थोड़ा सा सारांश लिखिए। ये सारांश परिभाषाओं और विशेषताओं का सार होगा, करीब 8-10 पंक्तियों में। तो छात्रों, आपको पूरा निर्देशन मिला होगा। सामाजिक संरचना की अवधारणा पर एक निबंध लिखिए। अब एक प्रश्न मैंने आपके लिए और तैयार किया है। सामाजिक संरचना को परिभाषित करते हुए इसकी 5 मुख्य विशेषताओं के बारे में लिखिए। यही प्रश्न है, लेकिन इसे दूसरे तरीके से पूछा गया है। यहाँ अवधारणा जब पूछा जाता है तो यहाँ हमें परिभाषाओं को विस्तार से लिखना है और उन पर सारांश लिखना है। लेकिन जब यहाँ पर आप देखिए इस प्रश्न की संरचना, यहाँ हम सामाजिक संरचना को समझ रहे हैं, लेकिन मैं प्रश्न की संरचना पर आपका मुख्य तौर पर ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। प्रश्न की जो संरचना है वह मुख्यतः आधारित है विशेषताओं के ऊपर। तो आप करीब 2 परिभाषाएं लिखें, 2 परिभाषाओं का 2 पंक्तियों में सारांश दें, और 5 जो मुख्य विशेषताएं बताई हैं उनको दें, और ये विशेषताएं काफ़ी विस्तार से उदाहरण सहित लिखिए, जिसमें एक निबंधात्मक 300 शब्दों का एक आपका उत्तर तैयार हो सके। तो छात्रों, आज काफ़ी विस्तार से हमने सामाजिक संरचना के विषय में जाना। एक बार हम फिर देखते हैं कि हमने इस व्याख्यान के अंतर्गत क्या समझा। सामाजिक संरचना की अवधारणा। सामाजिक संरचना की अवधारणा के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं जानी, जिनका सार यह है कि सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न अंगों की एक ऐसी व्यवस्था है जो अंग अपने अपने स्थान पर कार्य करते हुए दूसरे अंगों को मदद करते हैं और एक ऐसी प्रकार की संगठनात्मक व्यवस्था का निर्माण करते हैं जिससे कि समाज सतत परिवर्तनशील होता है और विकासशील होता है। साथ ही हमने सामाजिक संरचना की परिभाषा में यह भी जाना कि सामाजिक संरचना में 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, सहयोगी प्रक्रियाएं व असहयोगी प्रक्रियाएं। सामाजिक संरचना की सहयोगी प्रक्रियाओं में हमने 2 बातों का जिक्र यहाँ पर किया। सहयोगी प्रक्रिया में सहयोग, आत्मसात और अनुकूलन के बारे में या एडजस्टमेंट के बारे में जाना, और समाज की असहयोगी प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और प्रतिकूलन या विरोध या अपोजिशन के बारे में जाना। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर हमने जाना। अब आइए थोड़ा सा हम यहाँ और विस्तार से आपको बताएं कि सहयोगी प्रक्रियाएं कैसे हो जाती हैं। यह शारीरिक संरचना को हम मान के चल रहे हैं कि यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया है। अगर इसके विभिन्न अंग सहयोग करते हैं, मान लीजिए मस्तिष्क की बात हृदय सुन रहा है या पेट सुन रहा है, मस्तिष्क ये कहता है कि कोई चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक है तो हम उसको ग्रहण ना करें। अगर ये हम एडजस्टमेंट अपने में ले आते हैं तो यहाँ अंगों में सहयोग है, और अगर इन अंगों में सहयोग नहीं है तो मान लीजिए क्या सहयोगी प्रक्रियाएं। ठीक इसी प्रकार से हम सामाजिक संरचना को में भी समझ सकते हैं कि अगर अंग सहयोग करते हैं तो सहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं, अदरवाइज ये असहयोगी प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ एक बात विशेष तौर पर मैं बता दूं कि सहयोगी प्रक्रियाएं संगठन पैदा करती हैं, असहयोगी प्रक्रियाएं असंगठन पैदा करती हैं। तो छात्रों, आज हमने सामाजिक संरचना के बारे में काफ़ी विस्तार से जाना। अगले भाग में हम स्थिति व भूमिका के बारे में
चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने सामाजिक संरचना के विषय में काफी समझा होगा। धन्यवाद। समाजशास्त्र के सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम सामाजिक संरचना के भाग 2 के विषय में जानेंगे। इसी श्रृंखला के भाग 1 में मैंने सामाजिक संरचना की अवधारणा के विषय में काफी विस्तार से आपको बताया था। सामाजिक संरचना का अगला भाग है परिस्थिति एवं भूमिका। लेकिन सामाजिक संरचना व परिस्थिति एवं भूमिका को अलग करके नहीं समझा जा सकता। आपको याद होगा कि विगत भाग 1 में कई बार मैंने अंगों का वर्णन किया था कि सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग होते हैं और यही अंग इन अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। आज उसी परिस्थिति एवं भूमिका के विषय में हम आपको समझाने जा रहे हैं। इस व्याख्यान के पश्चात आप परिस्थिति का अर्थ व परिभाषा जान सकेंगे, परिस्थिति के निर्धारण तत्वों की विवेचना कर सकेंगे, परिस्थिति के प्रकार बता सकेंगे एवं भूमिका की अवधारणा स्पष्ट कर सकेंगे। इस क्रम में आइए सबसे पहले जानते हैं परिस्थिति का अर्थ। परिस्थिति शब्द अंग्रेजी भाषा के स्टेटस का हिंदी रूपांतर है, जिसका अर्थ है सामाजिक स्थिति। इलियट एवं मेरिल नाम के विद्वान ने सामाजिक संरचना के अंतर्गत परिस्थिति को बहुत ही सरल शब्दों में गहराई से समझाने का प्रयास किया है। वे परिभाषित करते हैं कि व्यक्ति की परिस्थिति का अर्थ उस स्थिति से है जो वह अपनी आयु, लिंग, विवाह, शारीरिक योग्यता, उपलब्धि और उसे सौंपे गए कार्यों के कारण प्राप्त करता है। अर्थात सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रत्येक अंग की एक स्थिति होती है। छात्रों, जैसा मैंने आपको बताया था, शारीरिक संरचना की ही समरूपता में हम सामाजिक संरचना को समझते हैं। शारीरिक संरचना के समान हम सामाजिक संरचना को समझते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक संरचना के विभिन्न अवयव होते हैं, उसी प्रकार से सामाजिक संरचना के भी विभिन्न अवयव होते हैं। इन अवयवों की, इन अंगों की एक स्थिति होती है। इलियट एवं मेरिट ने सामाजिक संरचना में इन अंगों की जो स्थिति होती है वह किन आधार पर होती है उसे समझाने का प्रयास किया है। ध्यान से देखें, आयु, लिंग, विवाह, शारीरिक योग्यता या कोई उपलब्धि अथवा किसी व्यक्ति को सौंपे गए कार्यों के कारण व्यक्ति परिस्थिति को प्राप्त करता है। सबसे पहला आधार है आयु। यहाँ 3 विभिन्न आयु के व्यक्तियों के चित्र दिए हैं। इसमें एक और हमें जहाँ 2 बच्चियां खेलती हुई दिखाई दे रही हैं जो बहुत ही कम आयु की हैं। एक युवक दिखाई दे रहा है, एनर्जेटिक युवक दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में हमको एक वृद्धा दिखाई दे रही है, साथ में एक बहुत ही कर्मठ युवती भी दिखाई दे रही है। परिस्थिति के विषय में इन चित्रों को मैं इस प्रकार से समझाना चाहूंगी कि हर व्यक्ति का समाज में, सामाजिक संरचना में महत्व है, लेकिन हर व्यक्ति को आयु के हिसाब से उसकी आयु से जुड़े अनुभवों के आधार पर ही स्थिति या स्टेटस प्राप्त होता है। वृद्ध महिला है, चूंकि इसके पास अनुभव है इसलिए इसे सम्मान दिया जाएगा, लेकिन इनकी शारीरिक क्षमताएं क्षीण हो चुकी हैं, इसलिए इनके स्थान पर जहां कार्य करने की बात आएगी वहां पर युवकों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन काल कार्य करते हुए बिताया होता है, इसलिए वृद्धों को अपनी उम्र में अनुभव के आधार पर सम्मान दिया जाता है या एक स्टेटस दिया जाता है। इसी तरीके से वृद्ध के कंपैरिजन में जो यंग हैं, युवक हैं, युवक युवतियां, वो अनुभव प्राप्त नहीं है, लेकिन उनकी शारीरिक गठन, उनकी शारीरिक संरचना मजबूत है और वो मेहनत कश कार्यों को कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। इसलिए युवक युवतियों का यौन के आधार पर यानी आयु के आधार पर महत्व होता है। यहाँ छोटे बच्चों का भी बहुत महत्व होता है, वो कल का भविष्य होते हैं, देश के, समाज का भविष्य होते हैं, इसलिए इनका महत्व है। लेकिन इनका कल के आधार पर महत्व होता है, इनके अधिकार के आधार पर महत्व होता है, इन दोनों आयु के समूहों के आधार पर महत्व नहीं होता। तो महत्वपूर्ण हर अंग या हर स्थिति है, लेकिन उसकी स्थिति का निर्धारक तत्व जो होता है वो आयु होता है। आइए देखते हैं अगला निर्धारक तत्व, लिंग। किसी व्यक्ति का स्त्री या पुरुष होना भी उसकी स्थिति को, सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है। जहां हम देख रहे हैं कि पुरुष
अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहा है, अपनी मतलब स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहा है, उस पर रीति रिवाजों की कोई बेड़ियां नहीं है। वहीं स्त्रियां कुछ अपना मुंह ढके नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ समाज में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र या दूसरे समाज ऐसे हैं जहां पर स्त्रियों को पुरुषों के कंपैरिजन में कम आज़ादियां दी गई हैं। तो इन दोनों का जो स्टेटस है, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, किसी भी समय आने जाने की जो स्वतंत्रता है, वो पुरुषों के कंपैरिजन में एक अनकही स्वतंत्रता सामाजिक रूप में। वैधानिक तौर पे तो छात्रों आप जानते हैं कि संविधान के समक्ष सभी वर्ग, सभी लिंग समान है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सामाजिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्थिति की जहां हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो पुरुषों को यह स्थिति ज्यादा अच्छी प्राप्त है अपेक्षाकृत महिलाओं के। विवाह भी आधार होता है जिससे स्टेटस या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है या और ज्यादा आगे की तरफ जा सकता है। शारीरिक योग्यता, यहाँ दो काफी प्रसिद्ध खेल सितारे हम देख रहे हैं, सानिया मिर्जा और सचिन तेंदुलकर। दोनों ही अपनी शारीरिक योग्यता से अपने अपने खेल के क्षेत्र में इन्होंने अपना स्थान बनाया है और इसी वजह से इनको स्टेटस यानी सामाजिक स्थिति इनको यह प्राप्त हुई है सम्मानजनक। सौंपे गए कार्य, इलियट एवं मेरिट ने जो बताया है कि सामाजिक स्थिति व्यक्ति को उसके सौंपे गए कार्यों के आधार पर भी प्राप्त होती है। व्यक्ति की विशेष योग्यता के आधार पर जब उसे कोई विशेष कार्य सौंपे जाते हैं, वह भी उसकी एक सामाजिक स्थिति का बहुत बड़ा निर्धारक तत्व होता है। इसके अतिरिक्त कभी कभी व्यक्ति की सौंपे गए कार्य, मान लीजिए बहुत सारे सौंपे गए, एक व्यक्ति ने अपनी स्थिति भी अर्जित कर ली, लेकिन उसके अतिरिक्त कभी कभी व्यक्ति उस सौंपे गए कार्य के अतिरिक्त कुछ इस तरह की उपलब्धि प्राप्त कर लेता है जिससे कि वो अन्य सामान्य लोगों से अपनी एक विशिष्ट स्थिति बना लिया करता है। जैसे कि हम देखते हैं भारत की प्रथम महिला पुलिस अधिकारी, भारतीय महिला पुलिस अधिकारी जो हैं श्रीमती किरण बेदी, डॉक्टर किरण बेदी, इनने अपने विशेष प्रयासों के माध्यम से मैक्स एसे प्राइज लिया। इसी तरीके से हम ये सुनीता विलियम्स को देख रहे हैं जिन्होंने विशेष प्रयास किए अपने क्षेत्र में, जिसकी वजह से इनकी जो उपलब्धियां हैं इससे दूसरे एस्ट्रोनॉट से अलग हटके इनका स्थान बना है। इसी तरीके से डॉक्टर किरण बेदी का स्थान अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से अलग है, अलग पहचान है। अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटी के तौर पे ये अपना स्टेटस एंजॉय करती हैं, अपनी परिस्थिति का आनंद लेती हैं। तो छात्रों, कभी कभी व्यक्ति की उपलब्धियां भी उसका की सामाजिक परिस्थितियों को निर्धारित करती हैं। इसी तरीके से जैसे इलियट एवं मेरिट ने खास तौर पे कुछ आधार बताए हैं सामाजिक परिस्थिति को निर्धारित करने के, उसी तरीके से मैकाइवर एवं पेज ने भी सामाजिक परिस्थिति को परिभाषित करते हुए कहा है कि परिस्थिति वह सामाजिक दशा है जिसके कारण व्यक्ति को अन्य वैयक्तिक गुणों को ध्यान में रखते हुए एक खास प्रकार की प्रतिष्ठा, आदर एवं प्रभाव मिलता है। जैसे कि अभी हमने पिछली स्लाइड में ही आपको बताया कि व्यक्ति को जब वैयक्तिक गुणों की वजह से जब खास प्रकार की प्रतिष्ठा व आदर मिलता है तो वही उसकी सामाजिक परिस्थिति होती है। परिस्थिति एक सामाजिक दशा है जिसके कारण व्यक्ति को अन्य वैयक्तिक गुणों को ध्यान में रखते हुए खास प्रकार की प्रतिष्ठा, आदर एवं प्रभाव मिलता है। यही वास्तव में सामाजिक परिस्थिति होती है। परिस्थिति के निर्धारक तत्व, सामाजिक परिस्थिति तो हमने जान ली कि एक व्यक्ति की आयु, लिंग, विवाह, सौंपे गए कार्य या उसकी किसी उपलब्धि की वजह से जब वह किसी खास स्थिति को प्राप्त करता है तो उसे हम सामाजिक स्थिति के नाम से जानते हैं। लेकिन सामाजिक स्थिति के निर्धारक तत्व इलियट एवं मेरिट के हिसाब से हमने समझे हैं। अब हम सामान्य तौर पे जाने कि सामाजिक परिस्थिति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। इलियट एवं मेरिट ने जो उल्लेख किया उसमें दो चीजें और अगर जोड़ी जाएं जो उनके बाद के लेखों में हमें प्राप्त होती हैं। पहला है बंधुत्व यानी किनशिप, जो आधुनिक युग में संपर्क या कॉन्टेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। यह भी सामाजिक स्थिति को देने का एक कारण होता है। अगर एक विशिष्ट व्यक्ति के संपर्क में कोई व्यक्ति होता है या उसका कोई रिश्तेदार होता है तो उसका भी एक खास स्टेटस होता है या उसकी भी स्थिति आम लोगों से थोड़ी अलग होती है। इसके अतिरिक्त एक और आधार है आर्थिक आधार या इकोनॉमिक ग्राउंड, जो व्यक्ति को सामाजिक स्थिति प्रदान करता है। जैसे आयु, बालक, यंग और वृद्ध तीन प्रकार के स्टेटस हैं। उसी प्रकार से आर्थिक आधार में भी निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, ये आर्थिक आधार हैं जिनमें वर्गों के हिसाब से ही व्यक्ति को सम्मान या परिस्थिति प्राप्त होती है। जो उसकी स्थिति होती है उसी के आधार पर सम्मान निश्चित होता है, उसी के आधार पर उसे सम्मान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त आइए देखते हैं कि परिस्थिति के कौन कौन से प्रकार हैं। परिस्थितियां
दो प्रकार की होती हैं, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति सबसे पहले हम देखते हैं प्रदत्त परिस्थिति, जिसमें आयु, जाति, परिवार, लिंग आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त प्रदत्त परिस्थिति के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, ये परिस्थिति या ये स्थिति, छात्रों परिस्थिति और स्थिति एक ही है। जब सोशल स्टेटस जो होता है उसको हम स्थिति के नाम से जानते हैं। जब ये स्थिति हमें हमारी आयु के आधार पर, जाति के आधार पर, परिवार के आधार पर या लिंग के आधार पर प्राप्त होती हैं, तो ये स्थितियां प्रदत्त स्थितियों के नाम से जानी जाती हैं, यानी एस्क्राइब्ड स्टेटस, जिसमें किसी व्यक्ति का अपना कोई अंशदान नहीं होता, वरन ये स्थिति उसे अपने आप स्वाभाविक तौर पे प्राप्त होती है। एक व्यक्ति किस समय पे जन्म लेगा, किस जाति में जन्म लेगा, परिवार में किस परिवार में जन्म लेगा, गरीब अमीर कौन सी जाति में जन्म लेगा, या स्त्री होगा या पुरुष होगा, ये किसी व्यक्ति के हाथ की बात नहीं होती है, या इसमें उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। इसलिए इन आधारों के आधार पर, इन निर्धारक तत्वों के आधार पर जब जो सामाजिक स्थिति प्राप्त होती है, उस स्थिति को हम एस्क्राइब्ड स्टेटस के नाम से जानते हैं। इसी के साथ अर्जित स्थिति जो होती है वो व्यवसाय, कौन सा ऑक्यूपेशन व्यक्ति कर रहा है, आर्थिक आधार या कोई विशिष्ट सम्मान, किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि उसे कोई सम्मान प्राप्त हुआ है। जैसा कि मैंने उदाहरण के लिए आपको डॉक्टर किरण बेदी के बारे में बताया था, उन्होंने अपने कार्य को उतनी ऊंचाइयों तक ले जाके किया, उस डिवोशन के साथ किया कि उन्हें मैक्स ऐसे प्राइज मिला और उस सम्मान से जुड़ा हुआ स्टेटस उन्हें प्राप्त हुआ। तो ये जो अर्जित स्टेटस है, ये व्यक्ति खुद अचीव करता है, अर्जित करता है। उसका व्यवसाय इन चीजों में मदद कर सकता है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन या इकोनॉमिक ग्राउंड इसमें मदद करता है, साथ ही विशिष्ट सम्मान। लेकिन ये तीनों ही आधार ऐसे आधार हैं जो कि व्यक्ति तब इनको प्राप्त कर सकता है जब तक कि वो स्वयं प्रयास ना करे या वह स्वयं उसमें कोई अंशदान ना दे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आयु। तो छात्रों, जैसा हमने बताया कि आयु प्रदत्त आधार है, आइए देखते हैं एक बार फिर। इन चित्रों को हमने पहले इस प्रकार से समझा कि ये स्थिति का आधार है। अब इस आधार पर देखें कि यह प्रदत्त स्थिति का आधार है। ये बच्चे किन सन में पैदा हुए, जिसकी वजह से ये बच्चे हैं और ये युवक है और ये वृद्ध हैं। इसमें एक व्यक्ति का कोई रोल नहीं है, उसकी कोई भूमिका नहीं है। ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसमें भी इनका कोई रोल नहीं है। अतः आयु वह आधार है जिसको कि हम प्रदत्त स्थिति का प्रमुख आधार मानते हैं। इसी तरीके से जाति, किस जाति में व्यक्ति पैदा होगा यह भी उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि वह किस परिवार में जन्म लेता है, वो परिवार कौन सी जाति के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से एक व्यक्ति किस परिवार का सदस्य है, अमीर, गरीब, साधारण, गुमनाम परिवार, प्रसिद्ध परिवार, ये सारी बातें जो हैं ये अपने आप उसके भाग्य पर निर्भर करती हैं कि वो व्यक्ति किस प्रकार के परिवार में जन्म लेता है। तो परिवार की तरह से एक व्यक्ति स्त्री है या पुरुष, इस पर भी किसी व्यक्ति का कोई बस नहीं होता, यानी कि इसमें उसका कोई अंशदान नहीं होता। इसलिए लिंग के आधार पर अगर कोई व्यक्ति कोई स्टेटस प्राप्त करता है, यानी पुरुष अगर पुरुष है तो उसमें उसका कोई अंशदान नहीं है। स्त्री अगर स्त्री है और स्त्री होने के नाते अगर उसका दोयम दर्जा है तो भी उसका कोई अंशदान नहीं है। अतः इस स्टेटस को, इस स्थिति को हम एस्क्राइब्ड स्टेटस के नाम से जानते हैं। अर्जित के बारे में मैंने आपको बताया था। व्यवसाय के आधार पर कुछ व्यवसाय जैसे प्रथम श्रेणी है, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या साधारण व्यवसाय हैं। हर व्यवसाय से जुड़ा हुआ अपना एक स्तर होता है। व्यक्ति जिस प्रकार के स्तर से जिस प्रकार का व्यवसाय करता है उस प्रकार का सम्मान उसको प्राप्त होता है। कुछ व्यवसाय शक्तिशाली हैं जिसमें वह कई लोगों को एक साथ ओबलाइज करता है, वहां उसे अधिक सम्मान मिलता है। और अगर उसका स्टेटस हाई होता है, अगर कहीं कोई कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जहां वो केवल रोजी रोटी अपनी अर्न कर सकता है, ऐसे व्यवसाय तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम सम्मानजनक होते हैं। तो व्यवसाय भी आधार होते हैं सामाजिक स्थिति का, लेकिन यह सामाजिक स्थिति व्यक्ति की खुद की अर्जित की हुई स्थिति है। इसी प्रकार से आर्थिक आधार और विशिष्ट सम्मान, एक व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करके कोई विशिष्ट सम्मान अगर प्राप्त कर लेता है तो इनको हम फिर अर्जित स्थिति का आधार बनाते हैं। अर्जित
और प्रदत्त दोनों स्थितियों में एक सबसे बड़ा फर्क छात्रों में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आयु, जाति, परिवार, लिंग, इनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनको व्यक्ति कोशिश करके भी परिवर्तित नहीं कर सकता। वो जिस आयु का है उसी आयु का होगा, जिस जाति में उसने एक बार जन्म लिया है उसी जाति का मरणोपरांत भी वो जाति परिवर्तित नहीं होगी। परिवार की सदस्यता भी समाप्त नहीं की जा सकती, लिंग भी उसका परिवर्तित सामान्यतः नहीं किया जा सकता। अर्जित स्थिति में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है या विशेषता कहें कि एक व्यक्ति किसी समय छोटा व्यवसाय कर सकता है, लेकिन अपनी मेहनत लगन के आधार पर वो काफी ऊंचाइयों तक पहुंच के एक उच्च व्यवसाय को भी प्राप्त कर सकता है। आर्थिक आधार में भी अगर एक व्यक्ति उच्च वर्ग का सदस्य है तो आवश्यक नहीं कि वह हमेशा उच्च वर्ग का ही सदस्य रहेगा, निम्न वर्ग का भी वह सदस्य हो सकता है। अगर कहीं कुछ इस तरह की बातें होती हैं कि उसकी मेहनत में कमी होती है या अन्य कोई मुद्दे हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके इकोनॉमिक ग्राउंड हमेशा चेंज हो सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ विशिष्ट सम्मान अगर एक व्यक्ति को मिल जाते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति ने खास काम किया उसे विशिष्ट सम्मान मिला, लेकिन भविष्य में उसके कार्य ऐसे रहे जिससे कि उसने कुछ समाज विरोधी कार्य किए तो उसको उतनी भर्त्सना भी सहन करना पड़ सकती है या उतना अपमान भी सहन करना पड़ सकता है। यह बात हमने की स्थिति के बारे में। हर व्यक्ति की, हर समाज की, सामाजिक संरचना के हर अंग की एक परिस्थिति होती है, और जब स्थिति होती है तो यह स्थिति जो होती है वो केवल संगठनात्मक नहीं होती। संगठनात्मक जो स्थिति होती है, जैसे कि हमने सामाजिक संरचना का उदाहरण दिया था, हमारे आंख, नाक, कान, मुंह, उदर, हाथ, पैर, ये केवल सजे हुए नहीं है। अगर ये सजे हुए हैं और फंक्शनल नहीं है, कार्य नहीं करते, इनकी भूमिका नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये केवल दिखावटी हैं या मॉडल हैं। लेकिन समाज में जिस सामाजिक संरचना की हम बात कर रहे हैं वहाँ अंग भी होते हैं, उनकी परिस्थिति भी होती है, और परिस्थिति के हिसाब से ही छात्रों उनकी भूमिका भी होती है या उनका रोल भी होता है। जैसे उच्च वर्ग की बात कर रहे हैं तो उच्च वर्ग की भूमिका भी है, उसका रोल भी है। निम्न वर्ग की बात कर रहे हैं तो निम्न वर्ग का कोई रोल भी है। आइए देखते हैं भूमिका की परिभाषा। गिन्सबर्ग ने भूमिका को परिभाषित करते हुए कहा है कि परिस्थिति एक पक्ष होता है जबकि भूमिका उस पक्ष को पूरित करने का प्रत्याशित ढंग है। परिस्थिति एक स्टेटस पे एक व्यक्ति या समाज का एक अंग है, और उसी स्थिति में जब वो कोई कार्य करता है, उससे जुड़ी हुई जो अपेक्षित कार्य है, तो भूमिका उस पक्ष को पूरित करने का प्रत्याशित ढंग है। प्रत्याशित ढंग मीन्स एक बहुत ही पूर्व निर्धारित तरीका है जिसको कि वो अंग या वह व्यक्ति पूरा करता है। भूमिका की विशेषताएं क्या क्या होती हैं देखते हैं। व्यवहारों की संपूर्णता, सामाजिक स्वीकृति। व्यवहारों की संपूर्णता यानी एक व्यक्ति अगर सदस्य है या सामाजिक स्थिति उसकी है निम्न वर्ग की, और अगर वो उच्च वर्ग की तरह से मतलब व्यवहार करता है या अपनी भूमिका का निर्वहन करने का प्रयास करता है, तो ये संभव नहीं है और ये समाज के द्वारा मान्य भी नहीं है। तो ये दोनों विशेषताएं इसमें समाहित हैं कि भूमिका व्यवहारों की संपूर्णता होती है। अगर एक व्यक्ति का जो स्टेटस है, अगर वो उच्च वर्ग का है तो उसकी भूमिका उस प्रकार की है और उसे उसी तरीके से बिहेव करना पड़ेगा या उसी तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा, उसी प्रकार से कार्य करना पड़ेगा। एक व्यक्ति स्थिति के अनुसार अपनी भूमिका अदा करेगा, उसी को सामाजिक स्वीकृति मिलती है, किसी और को नहीं मिलती। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो किसी बुजुर्ग की तरह कार्य करे तो चाहे वो सच भी बोल रहा हो, बहुत अच्छी बात भी बोल रहा हो, लेकिन सामान्यतः उसकी बात को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती जितनी कि एक बुजुर्ग को दी जाती है। इसी प्रकार से अगर एक वृद्ध व्यक्ति ये कहे कि हम कोई बहुत बड़ा शारीरिक मेहनत का कार्य कर सकते हैं, तो उस चीज को सामान्यतः स्वीकृति मिलना बहुत मुश्किल होता है। सामाजिक संगठन, जो सामाजिक परिस्थिति होती है उसके अनुसार अगर व्यक्ति अपना अपना कार्य करता रहे तो यह एक सामाजिक संगठन को जन्म देता है। अगर व्यक्ति की स्थिति कुछ और है, भूमिका कुछ और, तो सामाजिक संगठन की स्थिति हमें दिखाई नहीं देती। सामाजिक संगठन वस्तुतः वो स्थिति है जिसमें कि हर अंग, हर भाग, सामाजिक संरचना का हर भाग अपनी परिस्थिति के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वहन करे। इसीलिए इसको सामाजिक भूमिका की विशेषता के रूप में जाना जाता है कि अगर व्यक्ति भूमिका अच्छे तरीके से अदा कर रहा है तो वह एक सामाजिक संगठन की स्थिति होती है। अगर हर अंग अपना कार्य अच्छे तरीके से करता है तो समाज में सामाजिक संगठन दिखाई देता है, और अगर सामाजिक संरचना का हर अंग अपनी
स्थिति तो रखे लेकिन अपनी भूमिका अदा नहीं करता तो समाज में एक विघटन की स्थिति आती है। सामाजिक संगठन की जब हम बात करते हैं तो वो स्थिति की बात करते हैं, उस स्थिति की बात करते हैं जिसमें समाज का हर पार्ट या हर भाग अपना अपना रोल, अपनी अपनी भूमिका अच्छे तरीके से अदा कर रहा है। इसके अतिरिक्त भूमिका की एक और विशेषता है कि भूमिका में विविधता होती है। समाज में जो अंग हैं, हमने बहुत पहले सबसे व्याख्यान श्रृंखला में सबसे पहले भाग में बताया था कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि भूमिकाओं में विविधता होती है। एक व्यक्ति धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़ा है, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा है, परिवार से भी जुड़ा है, वह किसी का पुत्र भी है, किसी का पति भी है और किसी कार्यालय में कार्य करने वाला एक अधिकारी भी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भूमिकाओं में विविधता होती है। गतिशीलता, भूमिकाओं में गतिशीलता अर्थात ये एक ही जगह स्थिर होकर नहीं रहती, परिवर्तन होने लगता है। जब व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन होता है उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार व्यक्ति की भूमिका में भी परिवर्तन होता रहता है और इसीलिए भूमिका को गतिशील प्रकृति का माना जाता है। व्यक्तिगत रुचि, व्यक्तिगत रुचि अगर व्यक्ति की नहीं है तो वह भूमिका अपनी अच्छे तरीके से अदा नहीं कर सकता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति पर पहुंच जाए। व्यक्तिगत रुचि बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें भूमिका में भूमिका अदा करती है। मैं कहना चाहूंगी कि अगर एक व्यक्ति किसी भी स्थिति पर पहुंच गया है, मान लीजिए परिवार की ओर से उसे परिस्थिति मिल गई है उच्च, लेकिन उसका व्यवहार जो है, उसकी व्यक्तिगत रुचि सामान्य तौर पर रहने में है, तो ऐसे में वो अपनी भूमिका अदा नहीं कर पाता। इसलिए व्यक्तिगत रुचि भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है। भूमिका का महत्व भी बहुत होता है। भूमिका अगर ना हो तो निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने एक काल्पनिक स्थिति आपके सामने रखी कि सारे अंग होंगे, संरचना होगी, स्थिति होगी, लेकिन वो फंक्शनल नहीं रहेगी, वो कार्यात्मक नहीं रहेगी। ये सारी, जिस तरह से एक कार का मॉडल हमारे सामने खड़ा हुआ है, लेकिन वह कार्य करना तभी शुरू करता है जबकि हर पार्ट अपना अपना, हम चाबी घुमाते हैं, फिर गाड़ी आगे चलती है, तब वो अपना अपना कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक यही स्थिति हमारे सामाजिक संरचना की होती है कि भूमिका इतनी महत्वपूर्ण होती है कि इसके बिना सामाजिक संरचना कार्यात्मक या फंक्शनल नहीं हो सकती। भूमिका के भी कुछ निर्धारक तत्व हैं, यद्यपि यह बहुत कुछ परिस्थिति की तरीके से हैं, लेकिन फिर भी आइए इनका एक अवलोकन करते हैं। लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक योग्यता, उपलब्धियां, सौंपे गए कार्य, आर्थिक आधार, व्यवसाय, ये सारे ही जितने आधार मैंने बताए, ये सारे ही आधार परिस्थिति से संबंधित है और इसीलिए परिस्थिति व भूमिका में गहरा संबंध भी पाया जाता है। इंटर रिलेशन बिटवीन स्टेटस एंड रोल। आइए देखते हैं क्या इन दोनों में संबंध है। परिस्थिति व भूमिका दोनों का ही निर्धारण सामाजिक परिस्थितियों में होता है। भिन्नता व समानता दोनों ही चीजें होती हैं। परिस्थिति व भूमिका में भिन्नता भी है, वो एक संरचना में संरचित होकर परिस्थिति बनी हुई है, लेकिन भूमिका से स्थिति की भिन्नता यह है कि भूमिका फंक्शनल है और इस परिस्थिति संगठनात्मक है, वो संगठन को बनाती है, डिजाइन के तौर पे सामाजिक संरचना बना देगी, लेकिन फंक्शनल तभी होगी। इसलिए कहा जाता है कि परिस्थिति व भूमिका में भिन्नता भी है और समानता भी है। मूल्यों पर आधारित होती हैं परिस्थिति व भूमिका दोनों ही। मूल्यों पर आधारित यानी एक किसी समाज के लिए या सामाजिक संरचना के लिए किसी भूमिका विशेष को नकारात्मक दृष्टिकोण मिल सकता है, लेकिन किसी दूसरे समाज विशेष में चूंकि मूल्य यानी विश्वास, वो विश्वास या उन लोगों के जो तर्क हैं वह अलग प्रकार के हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो रीति रिवाज या प्रथा परंपराओं की व्यवस्था शहरी समाज में नकार दी जाती है, वहां पर किसी महिला की रीति रिवाजों को पूरा करने की भूमिका पर विश्वास नहीं किया जाता, वही चीज ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकार की जाती है और प्रशंसित की जाती है या उसको बड़ा प्रशंसा उस भूमिका की जाती है। इसी प्रकार से एक और विशेषता भूमिका की है अंतः भिन्नता। अंतः भिन्नता, जैसे हमने यहाँ भिन्नता व समानता की विशेषता बताई है, उसी प्रकार से अंतः भिन्नता यानी अंदरूनी तौर पे सामाजिक स्थिति और भूमिका दोनों में काफी भिन्नता हमको दिखाई देती है। और ये भिन्नता, अंतः भिन्नता इसलिए कि दोनों की अपनी अपनी प्रकृति अलग है। सामाजिक संरचना के अंग के तौर पे परिस्थिति केवल वहां पर एक स्थिति है, लेकिन उस स्थिति को फंक्शनल होने का जो रूप मिलता है वो भूमिका के माध्यम से ही मिलता है। इसलिए इसको
यह माना जाता है कि यह दोनों की अंतः भिन्नताएं यानी अंदरूनी असमानताएं के रूप में इस विशेषता को जाना जाता है। छात्रों, मैंने परिस्थिति व भूमिका के विषय में काफी विस्तार से आपको बताया कि परिस्थिति क्या है, भूमिका क्या है। परिस्थिति सामाजिक संरचना की वह स्थिति है जिसमें कि किसी विशेष स्थिति पर व्यक्ति को अपने कुछ आधारों के आधार पर स्थिति प्राप्त हो जाती है। उसी के अनुसार जब व्यक्ति अपने निर्धारित कार्य करता है तो उसको हम भूमिका के नाम से जानते हैं। आपकी पुनरावृत्ति के लिए मैंने कुछ प्रश्न रखे हैं, प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करें। परिस्थिति दो प्रकार की होती है, अर्जित व प्रदत्त। यहाँ कुछ उत्तर दिए हैं, बताइए आप। जी हाँ, अर्जित एवं प्रदत्त, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। एक प्रश्न और मैंने आपके सामने रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति निर्धारक तत्व है? आयु, उपलब्धि, विवाह। उपरोक्त सभी, कौन सा सही उत्तर है? मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्यान के बाद आप इस उत्तर को देने में अच्छे तरीके से सक्षम होंगे। उपरोक्त सभी ही परिस्थिति के निर्धारक तत्व हैं। परिस्थिति व भूमिका के निर्धारक तत्व एक ही हैं, सही या गलत? जी हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सही है, उत्तर है सही। परिस्थिति व भूमिका के निर्धारक तत्व एक ही हैं, क्योंकि परिस्थिति संगठनात्मक है और भूमिका फंक्शनल है। परिस्थिति व भूमिका में गहरा संबंध है। सही या गलत? सही। छात्रों, आज हमने सामाजिक स्थिति एवं भूमिका के विषय को सामाजिक संरचना के विषय में जाना। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप काफी विस्तार से इन चीजों को जान गए होंगे। सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, जिस प्रकार पूर्व व्याख्यान श्रृंखला में हमने विभिन्न सामाजिक अवधारणाओं के बारे में जाना, उसी तरह आज एक और महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में हम जानने जा रहे हैं, जिसका नाम है सामाजिक समूह। भाग 1 में सामाजिक समूह के विषय में मैं आपको इसका अर्थ, परिभाषा, महत्व आदि बताऊंगी। तो आइए, वैसे तो छात्रों हमने देखा है कि सामाजिक समूह हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते हैं, या ये कहें कि हम स्वयं पूरा जीवन सामाजिक समूहों में ही बिताते हैं, तो कुछ गलत ना होगा। लेकिन फिर भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से तकनीकी रूप में सामाजिक समूह क्या हैं, यह हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं और किन समूहों को हम सामाजिक समूह कहेंगे, या इनकी प्रकृति के आधार पर कौन कौन से समूह सामाजिक समूह हैं, उनका क्या विशिष्ट नाम है, इन तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे। इस व्याख्यान के पश्चात आप सामाजिक समूह का अर्थ व परिभाषा जान सकेंगे, सामाजिक समूह की विशेषताएं एवं प्रकार जान सकेंगे, सामाजिक समूह की भूमिका जान सकेंगे। सर्वप्रथम मैं सामाजिक समूह के बारे में आपको बताना चाहूंगी। सामाजिक समूह एक ऐसा समूह है जो कई व्यक्तियों को एक साथ एकत्रित होकर बनता है या एकत्रित करके बनाया जाता है। लेकिन छात्रों, ये समूह बनाए नहीं जाते हैं, बल्कि स्वतः ही बन जाते हैं। आइए सामाजिक समूह के अर्थ को हम विशेष तौर पे इनकी परिभाषाओं के तौर पर जानें। सामाजिक समूह की परिभाषा। ग्रीन नाम के एक समाजशास्त्री हैं, बहुत ही विशिष्ट समाजशास्त्री। विशेष तौर पे सामाजिक समूह में अंशदान देने के रूप में ग्रीन को पहचाना जाता है। इन्होंने सामाजिक समूह को परिभाषित किया है और कहा है कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का वह समूह है जो स्थायी है, जिसके एक या अधिक सामान्य हित या क्रियाएं हैं तथा जो संगठित हैं। ग्रीन ने सामाजिक समूह को कुछ विशिष्ट कारणों से सामाजिक समूह कहा है। व्यक्तियों का समूह तो हर समाजशास्त्री बताता है, किंतु इसकी प्रकृति की वजह से, यानी सामाजिक समूह स्थायी हैं जिसमें एक या अधिक सामान्य हित या क्रियाएं हैं। सामाजिक समूह किसी एक या दो क्रियाओं की वजह से नहीं बनते, बल्कि सामान्यतः सामान्य हित की वजह से बनते हैं तथा जो संगठित हैं। सामाजिक समूह की सबसे विशिष्ट बात ग्रीन ने यह बताई है कि डिसऑर्गेनाइज व्यक्तियों के समूह को, या जो बुरे कामों के लिए या नकारात्मक कार्यों के लिए एकत्रित है, ऐसे समूह को हम सामाजिक समूह के रूप में नहीं जानते। जनरली हम सामान्य तौर पे बोलचाल की भाषा में हर दस्यु समूह बोल देते हैं, डाकुओं का समूह। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम
उसको समूह नहीं कह सकते। ग्रीन ने जिस तरह से परिभाषित किया है कि जो भी व्यक्तियों का समूह किसी हित के लिए बनाया जाता है या उनकी क्रियाएं हित में होती हैं तथा जो संगठित कार्य करें, नकारात्मक कार्य न करें, उसको सामाजिक समूह के रूप में जाना जाता है। मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर एवं पेज भी सामाजिक समूह के लिए विशेष तौर पर पहचाने जाते हैं। इन्होंने समूह को परिभाषित करते हुए कहा है कि समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्यों के एकीकरण से है, अर्थात मनुष्यों का इसमें होना आवश्यक है, अन्यथा यह सामाजिक समूह नहीं है, जो आपस में सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के निकट हैं। अर्थात व्यक्ति अगर हैं लेकिन अगर उनका रिश्ता फंक्शनल नहीं है, कार्यात्मक नहीं है, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक हो, तो ऐसी स्थिति में मैकाइवर एवं पेज के अनुसार वह सामाजिक समूह नहीं है। लेकिन अगर संबंध कार्यात्मक है और इनमें सामाजिक संबंध हैं और एक दूसरे के निकट हैं, फिर वो चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक, तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। आइए एक परिभाषा और देखें जिससे सामाजिक समूह का अर्थ और अधिक स्पष्ट होगा। हर्टन एवं हंट सामाजिक समूह को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि समूह व्यक्तियों के संग्रह अथवा श्रेणियां होते हैं। ध्यान दीजिए इस पंक्ति पर, व्यक्तियों के संग्रह अथवा श्रेणियां होते हैं जिसमें सदस्यता व अंतःक्रियाओं की चेतना होती है। छात्रों, यहाँ कुछ शब्द तकनीकी हैं, जैसे कि अंतःक्रिया। अंतःक्रिया वह व्यवहार है जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार करता है। दूसरा, यहाँ इन्होंने श्रेणियां बताई हैं, अर्थात समूह में भी अंतर होता है। व्यक्तियों के संग्रह होने के बावजूद भी समूहों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व का हर्टन एवं हंट ने और उल्लेख किया है और वह है इनमें चेतना होती है, अंतःक्रियात्मक चेतना होती है। अर्थात यदि एक सदस्य दूसरे सदस्य से कोई व्यवहार करता है तो दूसरा व्यक्ति चेतन होता है, बिल्कुल जागरूक होता है कि उसको उस व्यवहार की प्रतिक्रिया करना होती है। अर्थात व्यक्तियों का समूह जो अलग अलग श्रेणियों में बटा हो, व्यक्तियों की सदस्यता हो तथा साथ ही जब वह एक अंतःक्रियात्मक जागरूकता से भरे होते हैं, तो ऐसे समूह को, ऐसे संग्रह को हर्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक समूह के रूप में जाना जाता है। देखिए, चित्र के माध्यम से हर्टन एवं हंट की ये परिभाषा स्पष्ट है। यहाँ व्यक्तियों का संग्रह है, पहली चीज। इन लोगों में अंतःक्रिया हो रही है, यानी किसी एक विषय वस्तु को लेकर ये लोग क्रिया एवं प्रतिक्रिया कर रहे हैं। साथ ही इन लोगों में संबंध है और ये संगठित है, अतः इनको हर्टन एवं हंट के अनुसार सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सामाजिक समूह की विशेषताएं, 3 परिभाषाओं के आधार पर मैकाइवर एवं पेज, हर्टन एवं हंट और ग्रीन की सामाजिक समूह की परिभाषाओं के अनुसार सामाजिक समूह की कुछ विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। आइए छात्रों, इनकी विशेषताएं समझते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, इस चित्र में आप देख रहे हैं, अगर एक व्यक्ति है तो वह समूह नहीं है। अगर इन 3 सदस्यों को बाहर कर दिया जाए, अगर एक व्यक्ति है तो सदस्य नहीं है। फिर वो व्यक्ति, चाहे ये बालिका हो, चाहे ये बच्चा हो, चाहे ये महिला हो, अगर ये अकेला मात्र है तो ये सामाजिक समूह की परिभाषा में नहीं आता। लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति अगर हैं, यहाँ इनका परिवार निर्मित हो रहा है, इसलिए ये मान के चला जाता है और ये विशेषता स्पष्ट की जाती है कि किसी भी समूह की शुरुआत 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से होती है। 2 से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं या कम से कम न्यूनतम 2 व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक संबंध, यहाँ इस चित्र में बालिकाएं सांस्कृतिक कला का प्रदर्शन कर रही हैं, भारतीय कला का प्रदर्शन कर रही हैं। इनमें एक संबंध है, बिना किसी संबंध के ये आपस में जुड़ी नहीं है। ये इनका कोई एक आधार है, किसी संस्था की ये सदस्य हैं, वहां पर ये किसी कला का प्रदर्शन करने का इन्होंने मन बनाया और उसे प्रदर्शित कर रही हैं। आपसी तालमेल है, सुर का, ताल का, विचारों का। इस प्रकार से संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि इनमें आपसी सामाजिक संबंध है और यह सामाजिक संबंध भी सामाजिक समूह की एक विशेषता है। एकता की भावना, बच्चों की इस टीम में हमें एकता की भावना स्पष्ट परिलक्षित हो रही है। सेंस ऑफ यूनिटी, जब तक अगर ये भावना नहीं होगी, जब तक ये भावना इन लोगों में नहीं होगी, निश्चित रूप से इनकी यह टीम
अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। इसी तरीके से सामाजिक समूह, चाहे वह परिवार हो, चाहे हमारी संस्था हो, चाहे कोई बैंक हो, चाहे कोई गणेश उत्सव समिति या अन्य कोई समिति हो, जब तक उसमें एकता की भावना नहीं है वह सामाजिक समूह नहीं हो सकती। सामान्य समझ, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, सामाजिक समूह की एक और अन्य विशेषता है कि इसमें के जितने भी सदस्य होते हैं वे एक दूसरे के विचारों को समझते हैं, एक दूसरे की जरूरतों को समझते हैं और इनमें एक कॉमन थिंकिंग होती है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर कुछ कहता है तो ये लोग न केवल उस बात को समझते हैं बल्कि उसकी गहराई से जानकर एक दूसरे को कोऑपरेट भी करने की कोशिश करते हैं, सहयोग देने की भी का भी प्रयास यथाशक्ति करते हैं। एक निश्चित आधार सामाजिक समूह की एक विशेषता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामाजिक समूह सड़क चलते नहीं बन जाया करते। छात्रों, आप लोग देखेंगे कि अगर किसी एक थिएटर से कोई किसी फिल्म को देखते हुए अगर कोई भीड़ निकल रही है तो हम उसको सामाजिक समूह नहीं कहेंगे। हालांकि अगर सामाजिक समूह की विशेषताएं और तत्व उस पे के आधार पर इस भीड़ को कसा जाए तो यह सामाजिक समूह के करीब करीब होगा, लेकिन चूंकि उसका कोई आधार नहीं है, उसकी प्रकृति स्थायी नहीं है, इसलिए इसको हम सामाजिक समूह नहीं कह सकते। आप यहाँ देख रहे हैं दो चित्र, जिसमें एक में कुछ महिलाएं कार्य कर रही हैं और एक दूसरा चित्र दूसरे प्रकार के समूह में जहाँ एक बहुत ही ममतामयी माँ अपने बच्चे के साथ अपने ममत्व का प्रदर्शन कर रही है। बच्चा प्रसन्नचित्त है, खिलखिला रहा है, अर्थात वह मनोवैज्ञानिक तौर पे संतुष्ट है। ये दोनों ही चित्र इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि पहला समूह अर्थात परिवार एक आधार पर टिका है, रक्त संबंधी आधार पर टिका हुआ है, दोनों का रक्त संबंध है। दूसरा समूह व्यवसाय के आधार पर टिका हुआ है, जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं कि सिलाई मशीन से ये लोग कोई कार्य कर रही हैं, अर्थात ये सारी महिलाएं एक व्यवसायिक समूह से जुड़ी हुई हैं और इसलिए इस समूह को हम द्वितीयक समूह या व्यवसायिक समूह के नाम से जानते हैं। इस समूह का आधार इनका अपना व्यवसाय है। सामाजिक संरचना एक अन्य सामाजिक समूह की विशेषता है कि सामाजिक समूह सामाजिक संरचना की तरह होते हैं। जिस तरह से शारीरिक संरचना है ठीक उसी तरीके से सामाजिक संरचना है, जिसमें विभिन्न अंग हैं जिनमें स्तरीकरण पाया जाता है। ये अंग अपना अपना कार्य करते हुए एक रचना का निर्माण करते हैं जिसे ऊपरी तौर पर हम एक डिजाइन के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए शरीर, मानव शरीर को छात्रों प्रायः समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना समझने के लिए उपयोग किया जाता है, क्योंकि मानव शरीर को देखा जा सकता है लेकिन सामाजिक संरचना को देखा नहीं केवल समझा जा सकता है। तो सामाजिक संरचना को समझने के लिए ये आवश्यक है कि हम ये जानें कि कैसे इस प्रकार छोटे छोटे अंग जो होते हैं, छोटी छोटी सी जो इकाइयां होती हैं, वो अपना अपना कार्य करके, न केवल अपना कार्य करके बल्कि दूसरे अंगों को अपनी मदद करके एक संगठनात्मक फंक्शनल सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। सामाजिक समूह में भी इसी प्रकार की सामाजिक संरचना होती है। इसी संरचना के आधार पर यह सामाजिक समूह बटे हुए होते हैं। और छात्रों, समूह और सामाजिक संरचना को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत समूह एक अंग की तरह हैं। जहां हम यह बात करते हैं कि शारीरिक संरचना सामाजिक संरचना की तरह है, उसी तरीके से जिस तरह से एक कोई अंग होता है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होता है। उदाहरण के लिए यदि हम नेत्र को लें, नेत्र एक अंग जरूर हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ नेत्र की अपनी भी एक आत्मनिर्भर या एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था है। उसी तरीके से सामाजिक समूह सामाजिक संरचना का एक अंग अवश्य है, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक समूह की भी अपनी एक संरचना होती है। तो यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समूह की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है और वह है परस्पर सहयोग। आप देखें इस चित्र के माध्यम से कि एक महिला दूसरी महिला को चिकित्सकीय परीक्षण उसका कर रही है और ये आपसी सहयोग को दर्शाता है। समूह के अंतर्गत जहां विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने संगठन शब्द का प्रयोग किया है, वह संगठन छात्रों तभी हमें दिखाई देगा जबकि हम परस्पर सहयोग देख पाएंगे। परस्पर सहयोग के बिना संगठन की उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती।
सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक समूह का अगर कोई महत्वपूर्ण कार्य है तो वह यह कार्य है कि सामाजिक समूह समाज के सदस्यों पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। समाज के समूह में अगर दोनों प्रकार लिए जाएं तो प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह या अंतः समूह, बाह्य समूह, जिनका जिक्र हम आने वाली स्लाइड्स में करेंगे, प्रकार के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का समूह हो, समूह सामाजिक नियंत्रण करता है अपने अपने तरीके से, चाहे वह औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक। सामाजिक नियंत्रण भी औपचारिक और अनौपचारिक होता है। सामाजिक समूह की विशेष बात यह होती है कि राज्य एवं पुलिस के माध्यम से किया जा रहा है तो यह नियंत्रण औपचारिक होता है, लेकिन अगर वही नियंत्रण प्राथमिक समूह के माध्यम से किया जा रहा है, अर्थात परिवार, पास पड़ोस, खेलकूद के समूह या स्कूल के माध्यम से किया जा रहा है, तो यह नियंत्रण व्यक्ति की अंतः स्थिति से या अंतरात्मा से परिवर्तित होता है और इसीलिए इस नियंत्रण को अनौपचारिक नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। तो छात्रों, चाहे नियंत्रण औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि सामाजिक नियंत्रण में सामाजिक समूह का अमूल्य योगदान है। समूह की एक अन्य विशेषता है हम की भावना, अर्थात वी फीलिंग। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि संगठन तभी हो सकता है जब हम आपस में परस्पर सहयोग रखें, उसी तरीके से किसी सामाजिक समूह की स्थायी प्रकृति तभी रह सकती है जबकि समूह के विभिन्न सदस्य आपस में हम की भावना रखें, या इस भावना को अपनेपन की भावना या फीलिंग भी कहा जाता है। यह भावना अगर खिलाड़ियों के समूह में ना हो तो निश्चित रूप से हम जीत ना पाएं, अगर परिवार में ना हो तो परिवार का निर्वाह नहीं हो पाएगा, अगर राष्ट्र में ना हो तो राष्ट्र विघटित हो जाएगा या डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। इसीलिए हम की भावना का सामाजिक समूह में होना अवश्यंभावी है और बहुत ही आवश्यक होता है। अगली विशेषता है रूल्स या नियम। जो नियम के बारे में आप सब जानते ही हैं। कोई भी सामाजिक समूह, हालांकि लिखित रूल नहीं होते सामाजिक समूह में जिस तरह की औपचारिक संगठनों में होते हैं, लेकिन फिर भी सामाजिक समूह के कुछ अलिखित नियम होते हैं और इन नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक होता है, तभी कोई सामाजिक समूह सामूहिक स्वीकृति के साथ एग्जिस्ट कर सकता है या अस्तित्व में बना रह सकता है। जैसे कि आप इस चित्र को देखेंगे, इस चित्र में एक ग्रामीण बालिका का विवाह हो रहा है, मंडप के नीचे रस्में हो रही हैं। क्या कहीं ये रस्में लिखी हुई हैं, या अगर इन रस्मों का पालन न किया जाए तो क्या उसका दंड कहीं लिखा है? लेकिन फिर भी इस समूह के सारे सदस्य ये जानते हैं कि जब भी विवाह होगा तो इन रीति रिवाजों का पालन करना होगा, अन्यथा सामाजिक बहिष्कार होने की संभावना होती है। यद्यपि आधुनिक युग में वह सामाजिक बहिष्कार भी बहुत अधिक मायने नहीं रखता, लेकिन एक ये स्वतः भावना समूह के सदस्यों में होती है कि हम हर उस नियम का पालन करें जो समूह में प्रचलित है, ताकि वे समूह की निगाह में आदर्श बनकर रह सकें। और इसी भावना की नियमों के पालन की इसी भावना की वजह से समूह स्थायी प्रकृति रखते हैं। समान व्यवहार, यह भी सामाजिक समूह की एक विशेषता है। आप देखिए इस चित्र में, यहाँ भी वही बात सिद्ध होती है जैसा कि मैंने बताया। कोई भी व्यक्ति कम काम करके अपने आप को काम से बचा सकता है, लेकिन ऐसा करना व्यक्ति को पसंद नहीं होता। ज्यादातर सामूहिक रूप में हर व्यक्ति समान व्यवहार करना पसंद करता है ताकि वह समूह का आदर्श बन सके। परिवार में कार्य का कोई हिसाब नहीं है। संस्था में यद्यपि कार्य बटे होते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति मन में चाहे तो भी वह समूह के सामने आदर्श बनकर अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक समूह में समान व्यवहार का बहुत महत्व है और ये उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता भी है। समान उत्तरदायित्व, एक अन्य चित्र में ये बताया है कि छोटे छोटे से बालक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो समूह है, एक स्वयंसेवी संस्था का चित्र यहाँ मैंने समान उत्तरदायित्व की भावनाओं को समझाने के लिए आपके लिए प्रदर्शित किया है। इस चित्र के माध्यम से ये पता चल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए पीछे नहीं हैं। ठीक यही भावना, यही फीलिंग और यही गतिविधियां सामाजिक समूह के सदस्यों में होती है कि यदि कोई कार्य होता है तो समूह के सभी सदस्य मिलकर एक साथ कार्य करना पसंद करते हैं, कोई भी पीछे हटकर कार्य नहीं करता। यह समूह की शर्तें भी हैं और ये समूह की प्रकृति को स्थायी रखने के बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट या तत्व भी होते हैं।
गतिशील प्रकृति। समूह जिस तरीके से सालों पहले रहा है, आवश्यक नहीं कि आज भी उसी तरीके का रहेगा। उसकी आंतरिक विशेषताएं वही रहेंगी, बाह्य स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए समूह की एक विशेषता उसकी गतिशील प्रकृति मानी जाती है। यहाँ आप देखिए दो विभिन्न शालाओं का या स्कूल का चित्र प्रदर्शित किया गया, संस्थाओं का चित्र प्रदर्शित किया गया है। एक संस्था बच्चों को शिक्षा दे रही है, और अगर हम इसके भी पहले की शैक्षणिक संस्थाओं का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि मात्र पेड़ के नीचे शिक्षक और शिष्य बैठ जाया करते थे और उनकी शिक्षा पूरी हो जाया करती थी। लेकिन उसकी आंतरिक प्रकृति अर्थात शिक्षा देना और शिक्षा लेना और व्यक्तित्व का विकास करना जैसी की तैसी है। यानी संस्थाएं बदल गई, ये बहुत बड़ी संस्था है और यहाँ शिक्षा का कार्य बहुत आधुनिक तरीके से दिया जा रहा है, लेकिन क्या इनके बीच का तत्व परिवर्तित हो गया? तत्व छात्रों वही के वही है, कार्य वही के वही है, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा बहुत परिवर्तित हो गया, जो निश्चित रूप से समूह की एक खास विशेषता अर्थात समान हित को पूरा करता है। सामाजिक समूह की भूमिका। तो छात्रों, समूह की विशेषताओं के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, अर्थ के बारे में मैंने आपको बहुत विस्तार से समझाया, लेकिन उसके साथ ही अब हमें यह देखना है कि अगर सामाजिक समूह इतने महत्वपूर्ण हैं तो जीवन के किन पक्षों को किस किस तरीके से प्रभावित करते हैं। आइए देखते हैं जीवन में सामाजिक समूह की भूमिका क्या होती है और इनका रोल क्या होता है। सामाजिक जीवन का विकास। अगर सामाजिक समूह ना हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति अपनी आवश्यकता पूर्ति करके मशीनी जीवन यापन करेगा या मशीन की तरह से जीवन यापन करेगा। लेकिन धार्मिक समूह, राजनीतिक समूह या अन्य दूसरे समूह जो होते हैं वो सामाजिक जीवन का विकास करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे व्यक्ति में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है, एक स्वस्थ सामाजिकता का विकास होता है। वह समाज के सामने अपने आप को आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहता है और समाज उसका लक्ष्य होता है, जिसके सामने वह अपनी छवि को अधिक से अधिक उज्जवल बनाकर सामने रखना चाहता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर ये सामाजिक समूह ना हो और हमें किसी के सामने अपने आप को प्रदर्शित करने का मौका ना हो, तो क्या हम अपने लिए उतने ज़्यादा अलर्ट रहेंगे? हम चाहते हैं कि हमारा जीवन यापन, हमारा हर कृत्य जो अच्छा है वह समाज जाने और जानकर हमें सराहे। यह मनुष्य की एक स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति होती है जो समूह अदा करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सामाजिक जीवन का विकास सामाजिक समूह के द्वारा ही होता है। विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति। ये तो रही हमारी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की बात, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हमारी शारीरिक, आर्थिक, बौद्धिक विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं जो हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के माध्यम से होती है। उदाहरण के लिए परिवार को ही लें, हम तो ये समझते हैं कि यहाँ दो प्रकार के संबंध होते हैं, रक्त संबंध और विवाह संबंध। विवाह संबंध के द्वारा पति पत्नी आपस में पति पत्नी का संबंध का निर्वाह करते हैं, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसके साथ ही भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और एक ऐसी सांस्कृतिक विरासत को अपने आप में संजो के रखते हैं जो एक समाज का बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके साथ ही संतानोत्पत्ति होती है, संतान को स्वस्थ रूप में वे बड़ा करते हैं और समाज का एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति बनाते हैं। तो इस प्रकार से मात्र परिवार नामक सामाजिक समूह ही कितनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता है। इसी के साथ साथ बहुत से दूसरे समूह हैं। अगर बैडमिंटन ग्रुप की बात करें, स्विमिंग पूल की बात करें या अन्य किसी धार्मिक समूह की बात करें जहां से हम धार्मिक ज्ञान को अपने आप में समाहित करते हैं, या अन्य दूसरे समूहों की बात करें, तो हर समूह कुछ न कुछ हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना। जैसा कि मैंने आपको बताया, सांस्कृतिक विरासत परिवार में होती है या समूह के अन्य सदस्यों के पास होती है और इस प्रकार से संस्कृति निरंतर आगे बढ़ती चली जाती है। संस्कृति कहीं लिखी हुई नहीं है कि ये हमारी संस्कृति है, इसको अपनाइए। बच्चा पैदा हुआ और उसको संस्कृति की किताब हाथ में थमा दी, बल्कि धीरे धीरे समाज और समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाया जाता है। सामाजिक नियंत्रण करना, जिस पे हम लोग पहले काफी चर्चा कर चुके हैं। सामाजिक संगठन बनाए रखना। छोटे छोटे समूह जब संगठित होंगे
तभी हमारा समाज संगठित होगा। परिवार संगठित होगा, संस्थाएं संगठित होंगी, समितियां संगठित होंगी, राज्य संगठित होंगे, विभाग संगठित होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा समाज संगठित होगा। और समाज यदि संगठित है तो निश्चित ही राष्ट्र हमारा संगठित रहेगा। तो छात्रों, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक समूह हमारे जीवन में अदा करते हैं। सामाजिक अनुकूलन में भी सामाजिक समूह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अगर व्यक्ति परिवार में रहकर परिवार में नियम पालन करना सीखता है तो निश्चित रूप से वो समाज में भी नियमों का पालन करना सीखता है। और यदि अनुकूलन की व्यवस्था वो परिवार में सीखता है तो निश्चित रूप से समाज विघटित नहीं होता बल्कि संगठित रहता है, जिससे कि हमारा राष्ट्र भी संगठित रहता है। सामाजिक सुरक्षा देना, व्यक्ति सामाजिक प्रकृति का होता है, उसे अकेले रहना कभी भी पसंद नहीं आता है। सामाजिक तौर पे जब लोगों से घिरा रहता है, परिवार के साथ रहता है, तो व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। और सामाजिक समूह का ये एक महत्वपूर्ण कार्य है और एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि वह एक व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और अन्य प्रकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। समूह के प्रकार, समूह की भूमिका पे हमने बात की, लेकिन छात्रों, सामाजिक समूह कई प्रकार के होते हैं। सामाजिक कुछ स्थायी प्रकृति के होते हैं, कुछ अस्थायी प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने, कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने अपने तरीके से इनको तकनीकी रूप में कुछ नाम दिए हैं। आइए देखते हैं। समूह के प्रकार, ड्वाइट और सेंसर ने गैर स्वैच्छिक सामाजिक समूह तथा स्वैच्छिक सामाजिक समूह बताया। गैर स्वैच्छिक सामाजिक समूह वो समूह है जो व्यक्ति की इच्छा पर आधारित नहीं होते, और स्वैच्छिक सामाजिक समूह वो हैं जिसमें व्यक्ति चाहे तो उनकी सदस्यता ग्रहण करे और चाहे तो उनकी सदस्यता ग्रहण ना करे। और इसके साथ ही एक और समूह बताया है, प्रतिनिधि सामाजिक समूह। ऐसे सामाजिक समूह जो अन्य सारे समूहों का प्रतिनिधित्व करें, जैसे परिवार, पास पड़ोस आदि, स्कूल आदि, ऐसे समूह हैं जिन्हें कि सेंसर ने प्रतिनिधि सामाजिक समूह के नाम से जाना है। ड्वाइट एंड सेंसर ने कुछ वर्षों बाद इन्हीं सामाजिक समूहों को कुछ अलग नाम दिए। पहला सामाजिक समूह है सार्वजनिक समूह और दूसरा वैयक्तिक समूह। इलवुड ने दो प्रकार बताए। स्वीकृत समूह, ये समूह वो हैं जो समाज के द्वारा पहले से ही स्वीकृत है, और कुछ होते हैं अधिकृत समूह। स्वीकृत समूह में वो समूह आते हैं जो कि समाज की प्रथा परंपराओं के द्वारा स्वीकृत है। परिवार, धार्मिक समूह, नातेदारी की श्रेणियां आदि आदि। अधिकृत समूह वो हैं जो किसी विशेष प्रकार का पावर या सत्ता अपने पास रखते हैं। इन समूहों को इलवुड ने अधिकृत समूह के नाम से जाना है। C.H. कूले सामाजिक समूह की श्रृंखला में दो समूह बताते हैं, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह। छात्रों, यहाँ पर यह बात मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहती हूँ कि समूहों के विभिन्न प्रकार विभिन्न समाजशास्त्रियों ने बताए, लेकिन ये समाजशास्त्री समूह की दृष्टि से उतना महत्व नहीं रखते हैं जितना कि C.H. कूले। इन्होंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की धारणा को बताया है। 1909 में सामाजिक संगठन नामक पुस्तक में प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह का C.H. कूले ने वर्णन किया। प्राथमिक समूह से तात्पर्य उनका, यद्यपि विस्तृत में हम भाग 2 में इसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रारंभिक जानकारी आपको दे दूं। प्राथमिक समूह इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये जीवन में महत्व की दृष्टिकोण से बहुत ही प्राथमिक है। सेकेंडरी समूह इन्हें कहा जाता है, यानी सेकेंडरी है, महत्व की दृष्टि से ये सेकेंडरी है। मैंने सामाजिक समूह के बारे में आपको बताया। समस्त समाजशास्त्र के छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम BA प्रथम वर्ष समाजशास्त्र की एक अन्य महत्वपूर्ण इकाई के बारे में आपको समझाएंगे। जैसा कि मैंने भाग 1 में सामाजिक समूह के बारे में आपको बताया, आज इसी व्याख्यान के भाग 2 में मैं आपको बताने जा रही हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार के समूह। जैसा कि भाग 1 में के अंत में आपने देखा, विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूह का वर्णन उसमें किया गया है और आपको उसकी व्याख्या की गई। उसी में जो अत्यंत महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह हैं, प्राथमिक समूह के साथ द्वितीयक समूह हैं, उनके बारे में इस व्याख्यान में बताया जाएगा। छात्रों, मुझे उम्मीद है कि इस व्याख्यान के पश्चात आप प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों को परिभाषित कर पाएंगे, इन समूहों के प्रकार बता पाएंगे, इनकी विशेषताओं की व्याख्या कर पाएंगे, इन समूहों का महत्व बता पाएंगे। तो आइए छात्रों, सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक समूहों का उद्भव कैसे हुआ। प्राथमिक समूहों को आफ्टर ऑल प्राथमिक क्यों कहा गया और क्यों मैं विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के अलावा प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह की चर्चा यहाँ पर कर रही हूँ।
तो आइए देखते हैं इसका उद्भव अर्थात ओरिजिन कैसे हुआ। प्राथमिक समूह इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कूले ने 1909 में अपनी पुस्तक सामाजिक संगठन में किया है। C.H. कूले ने ही सामाजिक संगठन में 1909 में इसकी परिभाषा लिखी। उनके अनुसार प्राथमिक समूह से अभिप्राय उन समूहों से है जिनकी विशेषता घनिष्ठ सम्मुख संबंध और सहयोग हैं। ये समूह कई अर्थों में प्राथमिक हैं, परंतु इनकी प्रमुख विशेषता इस अर्थ में है कि ये व्यक्तियों की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों को बताने में मौलिक हैं। छात्रों, C.H. कूले की इस परिभाषा का सामान्य अर्थ यह है कि प्राथमिक समूह, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये प्राथमिक समूह कई अर्थों में प्राथमिक हैं। प्राथमिक का अर्थ आप लोग जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है प्राइमरी। जैसे व्यक्ति शिक्षा हासिल करता है, वह भी 3 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन। इसी तरीके से समूह भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जीवन में कई अर्थों में जो मौलिक होते हैं और प्रकृति जिनकी आदर्श होती है, उन समूहों को प्राथमिक समूह अर्थात प्राइमरी ग्रुप कहा गया है। आइए देखते हैं हम लोग विस्तार से कि प्राथमिक समूह किस प्रकार से महत्व की दृष्टि से प्राथमिक हैं, विशेषताओं की दृष्टि से प्राथमिक हैं। जैसा कि C.H. कूले ने बताया है कि ये व्यक्तियों की सामाजिक प्रकृति और आदर्श को बताने में मौलिक हैं। उसी तरीके से आइए हम देखते हैं प्राथमिक समूह के प्रकार कौन कौन से हैं और किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। छात्रों, ये प्रमुख रूप में 4 प्रकार के होते हैं। परिवार एक ऐसा प्राथमिक समूह है जो व्यक्ति के जीवन में सर्वप्रथम सामने आता है, और अगर हम ये कहें कि एक मानव का अस्तित्व इसी प्राथमिक समूह पर टिका है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, एक छोटा सा मानव शिशु माँ की गोद में है। अगर परिवार ना हो, माँ ना हो या उसकी परवरिश उपयुक्त तरह की ना हो, तो निश्चित रूप से कोई भी बच्चा आगे चल के विकास नहीं कर सकता, ना ही शारीरिक रूप में और ना ही मानसिक रूप में, ना ही सामाजिक रूप में। आपने समाजशास्त्र के अध्ययन के दौरान ऐसे अनेकों उदाहरण पढ़े होंगे। उनमें से कुछ उदाहरण मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि परिवार नामक संस्था या परिवार नामक प्राथमिक समूह अगर बच्चे के जीवन में न हो तो वह एक जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं है। बहुत पहले एक प्रयोग किया गया था कि अगर एक मानव शिशु को जानवरों की ही तरह जंगल में छोड़ दिया जाए तो इस स्थिति में वह मानव शिशु क्या कर पाएगा। आपको जान के बहुत आशा होगा कि मानव शिशु होने के पश्चात भी अपने आप वह शिशु कुछ नहीं कर पाया। 10 साल तक प्रयोग के तौर पर उसको जंगल में रखा गया। अंततः 10 साल बाद जब उसे वहां से लाया गया, यद्यपि उसे सुरक्षा पूरी दी गई, लेकिन जब 10 साल बाद उसको जंगल से समाज में लाया गया, परिवार में लाया गया, तो वह जानवरों की ही तरह खाना खाता था और जानवरों की ही तरह पानी पीता था। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि परिवार जीवन में किस प्रकार से प्राथमिक है। एक अन्य समूह है खेल के मैदान। इनको भी C.H. कूले ने प्राथमिक समूह का दूसरा प्रकार बताया है। देखने पर सामान्य सा मनोरंजन का ग्रुप दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बच्चे जिनके चेहरे पर जो खुशी, हंसी और स्वस्थ मनोरंजन दिखाई दे रहा है, यह मनोरंजन व्यक्तित्व के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक और प्राथमिक C.H. कूले ने माना है। इसको भी प्राथमिक इसलिए माना है कि परिवार की लाड़ प्यार की परवरिश के बाद ये खेल के मैदान ही ऐसे होते हैं जहां एक बच्चा ये समझ पाता है कि सारा समाज मेरे परिवार की तरह नहीं है, वरन मुझे कुछ समूह या समाज के कुछ सदस्य ऐसे भी होंगे जहां मुझे अपना स्थान बनाने के लिए अपने ही दम पर अपनी योग्यता को दिखाना पड़ेगा। इन्हीं खेलकूद के मैदानों में वह सामंजस्य, हारना, जीतना और अन्य दूसरे प्रकार के मानवीय गुणों को विकास करने वाली प्रवृत्तियों को सीखता है। एक अन्य प्राथमिक समूह है पड़ोस। यहाँ इस चित्र में 2 प्रकार के पड़ोस बताए हैं। यदि हम एक ये अति आधुनिक बहुमंजिला इमारत को लें तो ये इसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे परिवार एक ही साथ एक स्थान पर निवास करते हैं। वे सब भी आप एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और इस बहुमंजिला आधुनिक इमारत के पास एक गरीब बस्ती भी बताई गई है, स्लम बताया गया है। और ये दोनों ही पड़ोस, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दोनों ही पड़ोस जो हैं वो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं।
प्राथमिक समूह CH कूले ने इनको भी इसलिए महत्वपूर्ण बताया है और प्राथमिक कहा है क्योंकि ये भी व्यक्तित्व का निर्माण करने में, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। ऐसे कई शोध हुए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि अगर एक व्यक्ति अच्छा है, उसका परिवार अच्छा है, उसका स्कूल अच्छा है, लेकिन यदि उसका पास पड़ोस ठीक नहीं है, वहाँ सामाजिकरण के विपरीत कुछ प्रवृत्तियाँ हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति पर प्रभाव डालती हैं। इस दृष्टि से CH कूले ने पड़ोस को भी जीवन में आने वाले प्राथमिक समूहों के अंतर्गत रखा है। इसके साथ ही एक अन्य अति महत्वपूर्ण समूह को भी CH कूले ने प्राथमिक समूह माना है और वह है स्कूल, जहां बच्चों को शिक्षिका के रूप में माँ और शिक्षक के रूप में पिता पुनः मिलते हैं। जो कुछ घरेलू वातावरण में वे लोग नहीं सीख पाते वह इस स्कूल रूपी प्राथमिक समूह में सीखते हैं। यहाँ वे औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, औपचारिक शिक्षा के साथ साथ सैद्धांतिक ज्ञान हासिल करते हैं जो परिवार में आकर प्रायोगिक रूप में उनको देखने को मिलता है। तो छात्रों, ये थे प्राथमिक समूह के प्रकार। इन्हीं प्राथमिक समूह की क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से CH कूले ने इन्हें जीवन में महत्व की दृष्टिकोण से प्राथमिक कहा है। समस्त विशेषताओं को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, बाह्य विशेषता और आंतरिक विशेषता। बाह्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। बाह्य विशेषताएं वे विशेषताएं जो प्राथमिक समूह के भौतिक आकार को और उसकी प्रकृति को निश्चित करती हैं। इनमें पहली विशेषता है लघु आकार, आमने सामने के संबंध, सदस्यों में निष्ठता। आंतरिक विशेषताओं में है सम उद्देश्य, संबंध, स्वयं साक्ष्य होते हैं और वैयक्तिक संबंध। आइए इन्हें विस्तार से जानें। सबसे पहली विशेषता लघु आकार, जो मैंने 4 प्रकार आपको बताए, परिवार, आस पड़ोस, खेलकूद के मैदान और स्कूल। आप अगर ध्यान दें तो इनका जो आकार है वह असीमित नहीं है, उसे गिना जा सकता है, जाना जा सकता है। छात्रों की आपस में एक दूसरे को जानकारी, चाहे वो कितनी भी क्लासें हों, पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक ही क्यों ना हो, सारी क्लासों के स्टूडेंट एक दूसरे को अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं। इसीलिए इसे विस्तृत आकार होने के बावजूद भी प्राथमिक समूह में रखा गया और कहा गया कि लघु आकार है। इसी तरीके से हम परिवार को लें, चाहे परिवार संयुक्त परिवार हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो या एकाकी परिवार हो, इन परिवारों में भी संख्या सदस्यों की इतनी होती है कि हम एक दूसरे को जान सकते हैं, गिन सकते हैं, संख्या हाथों पर गिनाई जा सकती है। प्राथमिक समूह की दूसरी विशेषता है आमने सामने के संबंध। आमने सामने के संबंध, छात्रों, जैसा मैंने बताया कि इसका आकार लघु होता है। लघु आकार होगा तभी हम किसी भी व्यक्ति से प्रतिदिन आमने सामने मुलाकात कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्राथमिक समूहों की एक बाह्य विशेषता यह भी है कि हम प्रतिदिन एक दूसरे को देख सकते हैं और आमने सामने बात की जा सकती है। अब चूंकि आमने सामने के संबंध होते हैं, इसलिए सदस्यों में निष्ठता की भावना पाई जाती है या निष्ठा की भावना पाई जाती है। आइए अब इसकी आंतरिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करें। सम उद्देश्य, परिवार में अगर माता पिता बच्चे हैं तो सभी के अलग अलग उद्देश्य नहीं होते, सभी के उद्देश्य एक से होते हैं, सामान्य जीवन यापन करना, जिसमें सुरक्षा, प्रेम, सद्भाव, उन्नति, सबका लक्ष्य एक ही होता है कि हमारा परिवार उन्नति करे, हमारे बच्चे, माता पिता चाहते हैं बच्चों का विकास हो, बच्चे चाहते हैं माता पिता सुरक्षित रहें और उनकी सभी आकांक्षाएं फुलफिल हो। तो इस प्रकार से परिवार में प्राथमिक समूहों की जिस तरह से परिवार का यह लक्षण होता है, उसी तरीके से पास पड़ोस में भी सामान्यतः उद्देश्य एक ही होते हैं। अपवाद जरूर होते हैं लेकिन सामान्यतः उद्देश्य एक ही होते हैं। संबंध स्वयं साक्ष्य होते हैं। यहाँ हमें किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है प्राथमिक संबंधों में, बल्कि संबंध स्वयं साध्य होते हैं या साक्ष्य स्वरूप होते हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि जो संबंध हैं उनको अलग से किसी फॉर्मेलिटी की, औपचारिकता की या बनावटीपन की आवश्यकता नहीं होती। एक और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, वह है वैयक्तिक संबंध। चूंकि प्रेम से भावनात्मक आधार पर सभी जुड़े होते हैं, चाहे वो समुद्देश्य हो, चाहे संबंध साक्ष्य हो, चाहे वैयक्तिक संबंध हो, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर हम ये कहें कि ऊपरी दोनों विशेषताएं ही अपने आप में तीसरी विशेषता का महत्वपूर्ण कारण होती हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी।
कुछ अन्य बाह्य विशेषताएं भी हैं, जैसे प्राथमिक समूह में तुलनात्मक रूप में स्थिरता होती है, बहुत जल्दी भंग नहीं होते। हालांकि आधुनिक समाज में अगर हम देखें तो पड़ोस भी काफी तीव्रता से बदलता है, बच्चा स्कूल भी बदल सकता है, माता पिता के तलाक की वजह से परिवार में टूटन भी देखी जा सकती है। लेकिन इसीलिए यहाँ तुलनात्मक शब्द का प्रयोग किया गया कि प्राथमिक समूह तुलनात्मक रूप में स्थिर होते हैं। सामान्य चरित्र, सबकी विशेषताएं जो होती हैं, चाहे प्राथमिक समूह में परिवार हो, चाहे पास पड़ोस हो, चाहे खेलकूद के मैदान हो या फिर स्कूल हो, सभी की विशेषताएं एक सी होती हैं। इसलिए इनका बाह्य जो कैरेक्टर है या जो विशेषता है वह है सामान्य चरित्र होता है, इनका एक जैसा या कोई विशिष्टीकरण किया हुआ चरित्र नहीं होता। एक और इनकी बाह्य विशेषता होती है स्वतः जन्य होते हैं, अपने आप इनका विकास होता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी के पड़ोस में जाकर रहने लगा तो उसे पड़ोसी बनाने के लिए अन्य किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है छात्रों, वह अपने आप ही किसी उस व्यक्ति का पड़ोसी हो जाता है जिसके समीप जाकर वह निवास करने लगता है। आंतरिक विशेषताओं में कुछ और विशेषताएं हैं। सर्वांगीण संबंध, संबंध जो होते हैं वो किसी एक पहलू को टच नहीं करते हैं, बल्कि हर मानव जीवन के हर पहलू को से संबंधित रहते हैं। मीन्स भावनात्मक भी होते हैं और प्रोफेशनल या व्यावसायिक भी होते हैं। ये प्राथमिक समूहों की विशेषता, आंतरिक विशेषता होती है। प्राथमिक संबंध स्वाभाविक होते हैं, क्योंकि ये संबंध स्वाभाविक होते हैं, सर्वांगीण होते हैं, इसलिए नेचुरल होते हैं। कहीं भी कोई बनावटीपन हमको इसमें देखने को नहीं मिलता। प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषता यह भी है कि यह सामाजिक नियंत्रण में बहुत सहायक होते हैं। सोशल कंट्रोल, जो नियंत्रण पुलिस नहीं कर पाती, जो नियंत्रण कानून नहीं कर पाता, वह नियंत्रण परिवार के सदस्य कर लिया करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को जानना है, उसके व्यक्तित्व को समझना है, तो हमें उसके परिवार की ओर और उसकी फैमिली बैकग्राउंड की ओर देखना चाहिए कि वह किस पृष्ठभूमि से आया है। उससे उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी होती है। वो इसीलिए कहा जाता है कि अगर परिवार में नियंत्रण रहा है तो व्यक्तित्व सुघड़ गढ़ा जाएगा, और अगर परिवार का बंधन ढीला रहा है या परिवार की पकड़ नहीं रही है तो उस व्यक्ति पर नियंत्रण उतना अच्छा नहीं रहेगा और निश्चित रूप से उसका व्यक्तित्व भी बिखरा हुआ या विघटित हमें दिखाई देगा। सामान्यतः जो भी व्यक्ति अच्छे संगठित परिवार में रहा है और किसी स्कूल में पढ़ा है, ये मैटर नहीं करता कि वो किसी बहुत बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन उद्देश्यों को पूरा करने वाले किसी स्कूल में यदि उसने पढ़ाई की है, किसी खेलकूद का वो भागीदार रहा हो तो निश्चित ही रूप से वह व्यक्ति सामाजिक रूप में नियंत्रित व्यक्ति होगा, जो कि अनुशासित व्यक्तित्व का मालिक होगा। प्राथमिक समूहों का सामाजिक महत्व। यद्यपि छात्रों विशेषताओं की व्याख्या के दौरान इनका सामाजिक महत्व स्वतः ही स्पेल आउट हुआ है, व्याख्यात हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आइए एक नज़र हम डालते हैं प्राथमिक समूहों के सामाजिक महत्व के बारे में। मानव निर्माण में प्राथमिक समूह बहुत सहायक होते हैं, व्यक्तिगत विकास में भी बहुत सहायक होते हैं। भावनात्मक बाधाएं परिवार में आके अपने माता पिता से, भाई बहनों से डिस्कस करता है, शेयर करता है, यहाँ से उसे भावनात्मक संबल मिलता है और वह आगे जाके पर्सनल डेवलपमेंट उसका होता है। व्यवहार प्रतिमान, उसका जो बिहेवियर का पैटर्न है, ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है वो ये बताता है कि ये उस व्यक्ति विशेष का व्यवहार नहीं है, बल्कि ये उसके परिवार का व्यवहार है, या ये उसकी एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की एजुकेशन क्या है। तो व्यक्ति के बिहेवियर पैटर्न या उसके व्यवहार प्रतिमान निर्मित करने के लिए प्राथमिक समूहों का बहुत ज़्यादा महत्व है। सद्गुणों का विकास, मानवीय गुणों का विकास, क्योंकि एक जैविक प्राणी से व्यक्ति सामाजिक प्राणी के रूप में इन्हीं प्राथमिक समूहों के सहयोग से बनता है। वह मानवीय तौर पे करुणा, दया, प्रेम, सद्भाव, क्षमाशीलता, धैर्य, इन तमाम चीज़ों का विकास उसे परिवार, स्कूल या अन्य दूसरे प्रकार के प्राथमिक समूहों से उसका विकास होता है। तो ऐसी गुणों का विकास होते होते, इन गुणों को अपने आप में आत्मसात करते करते उसके गुणों का भी विकास होता है, और निश्चित रूप से वह समाज को इन्हीं गुणों को देने का कार्य करता है। जब वो किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करता है तब भी उसका जो व्यवहार होता है वो इन गुणों के ऊपर आधारित व्यवहार होता है।
सामाजिक नियंत्रण प्राथमिक समूह का एक बहुत बड़ा महत्व है कि सामाजिक नियंत्रण में ये बहुत सहायक होते हैं और इनके द्वारा जो नियंत्रण किया जाता है वह नियंत्रण औपचारिक नियंत्रण नहीं होता, फॉर्मल नियंत्रण नहीं होता, बल्कि इनफॉर्मल या अनौपचारिक नियंत्रण होता है, जो एक व्यक्ति को अंतः आत्मा से, अंतः स्थिति से और आत्मिक तौर पे पूरी तरीके से परिवर्तित करने का कार्य करता है। संतोष प्रदान करना ये एक बहुत बड़ी मानवीय आवश्यकता है। व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें अगर उसे संतोष प्राप्त नहीं होता तो निश्चित रूप से वह अधूरापन प्राप्त महसूस करता है। लेकिन प्राथमिक समूह यदि संगठित तौर पे कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पे एक व्यक्ति को संतोष प्राप्त होता है। संस्कृति की रक्षा, साथ ही प्राथमिक समूहों में जो रीति रिवाज, प्रथा, परंपराएं हैं उनसे संस्कृति की रक्षा भी होती है। इसके अतिरिक्त भावनात्मक सुरक्षा देना भी प्राथमिक समूहों का प्रमुख कार्य होता है, जिसके बारे में मैं काफी कुछ आपको बता चुकी हूँ। स्वस्थ मनोरंजन, परिवार में रहकर, यद्यपि मनोरंजन व्यक्ति टीवी देखकर भी कर सकता है, लेकिन जब परिवार के साथ वह बैठकर जो मनोरंजन करता है उस मनोरंजन से एक मनोवैज्ञानिक संतोष का भाव उसके अंदर पैदा होता है। या अपने परिवार के साथ जो मनोरंजन करता है या अपने दोस्तों के साथ या स्कूल में जो मनोरंजन होता है, ये हेल्दी एंटरटेनमेंट होता है जो व्यक्ति की साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है या उसकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसके अतिरिक्त आइए अब हम देखें कि C.H. कूले ने एक अन्य जो प्रकार बताया है प्राथमिक समूह के अतिरिक्त द्वितीयक समूह। जैसा नाम है प्राथमिक समूह यानी प्राइमरी ग्रुप और द्वितीयक समूह यानी सेकेंडरी ग्रुप, जहां महत्व की दृष्टि से हमने प्राथमिक समूह को पहला माना है। व्यक्ति के जीवन में कुछ समूह ऐसे हैं जो महत्व की दृष्टि से पहले आते हैं और कुछ समूह द्वितीयक होते हैं यानी सेकेंडरी हैं। वो अगर हैं तो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है और नहीं है तो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। लेकिन इसका अर्थ छात्रों ये कदापि नहीं है कि द्वितीयक समूह का कोई महत्व ही नहीं है। देखिए इन चित्रों के माध्यम से प्राथमिक समूह के बारे में मैंने आपको जो बताया उसमें परिवार, पास पड़ोस, स्कूल और खेलकूद के समूह। अब यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं द्वितीयक समूह की, यहाँ कुछ अन्य समूहों का चर्चा है। इस चित्र के माध्यम से मैंने बताया है कि कुछ धार्मिक समूह, मान लीजिए किसी मंदिर, गुरुद्वारे, वो भी समूह आपके द्वितीयक हो सकते हैं, या महिला मंडल की सदस्यता भी द्वितीयक समूह के अंतर्गत आ सकती है, या मान लीजिए आप कंप्यूटर सीखने के लिए किसी क्लास में जा रहे हैं। अब यहाँ स्कूल का मतलब नहीं है, स्कूल से अलग आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करते हैं तो यहाँ ये समूह प्राथमिक समूह में ना आकर द्वितीयक समूह के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो रहा बल्कि आपका निर्मित व्यक्ति ही ब्रशअप किया जा रहा है या उसी को मांझा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि तकनीकी रूप में इसकी परिभाषा क्या है। ऑगबर्न एंड मिनकॉफ ने द्वितीयक समूह को परिभाषित किया है और बताया है। अगर हम ध्यान से इन लाइनों को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं उन्हीं प्राथमिक समूह की विशेषताओं के विपरीत जो विशेषताएं हैं वो द्वितीयक समूह की विशेषताएं कहलाती हैं। जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभवों के जनक होते हैं उन्हें द्वितीयक समूह कहा जाता है। प्राथमिक समूह में हमने परिभाषा बताई थी कि जिन समूहों में घनिष्ठता हो, आमने सामने के संबंध हो, लेकिन ऑगबर्न निम्काफ उसके ठीक विपरीत बात कर रहे हैं कि जो समूह घनिष्ठता के अभाव वाले अनुभव देते हो उन्हें द्वितीयक समूह कहा जाता है। यानी यहाँ पर द्वितीयक समूहों में संबंध द्वितीयक होते हैं और द्वितीयक इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ घनिष्ठता नहीं पाई जाती बल्कि औपचारिकता पाई जाती है। कूले ने स्वयं इसे परिभाषित किया है, द्वितीयक समूह ऐसे होते हैं जिनमें घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव होता है, जो कि अधिकांशतः प्राथमिक तथा अर्ध प्राथमिक समूहों में पाई जाती है। यानी प्राथमिक समूहों में जो घनिष्ठता पाई जाती है उसका अभाव द्वितीयक समूहों में होता है। द्वितीयक समूह की विशेषताएं, बड़ा आकार। प्राथमिक समूह की विशेषता हमने आपको बताई थी छोटा आकार, लेकिन यहाँ पर हम आपको विशेषता बता रहे हैं बड़ा आकार। विशाल क्षेत्र, वहां क्षेत्र छोटा होता था, गिनती गिनी जा सकती थी, लेकिन बड़ा आकार। मान लीजिए आप किसी क्रिकेट क्लब के फैन हैं या किसी क्रिकेट प्लेयर के फैन का कोई क्लब है, फैंस क्लब है, तो उसमें गिना नहीं जा सकता कि कितने फैंस उसमें आते हैं या कितने उसमें लोकप्रियता उसकी कितनी बढ़ सकती है कि कितने सदस्य उसके हो सकते हैं। इसी तरीके से इसका क्षेत्र विशाल होता है। जैसे कि स्कूल का क्षेत्र कितना भी विशाल हो लेकिन एक नज़र में उसको देखा जा सकता है, लेकिन
द्वितीयक समूह में इन समूहों का क्षेत्र इतना विशाल होता है कि इसको देखा नहीं जा सकता। शारीरिक निकटता का इसमें अभाव पाया जाता है। संबंध वैयक्तिक न होकर सामूहिक होते हैं, पर्सनल रिलेशन नहीं होते हैं यहाँ, बल्कि ग्रुप के साथ होते हैं। सारा ग्रुप, मान लीजिए एक क्रिकेटर है या एक अन्य कोई प्लेयर है और उसके जितने भी फैंस हैं वो सारे वो ग्रुप में कहलाएंगे और यही ग्रुप जो है वो फैंस क्लब के नाम से जाना जाएगा। तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत संबंध वैयक्तिक न होकर सामूहिक होते हैं। विशेष उद्देश्य की पूर्ति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है जिसे आप बिल्कुल अपने मनोमस्तिष्क में बिठा लीजिए कि प्राथमिक समूह जहां सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बने होते हैं या व्यक्ति के लिए महत्व रखते हैं, वहीं पर द्वितीयक समूह किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। जैसे बैडमिंटन क्लब है, वो आपकी बैडमिंटन खेलने की इच्छा की पूर्ति करेगा। गणेश उत्सव समिति के अगर आप सदस्य बने हैं तो वहाँ लॉर्ड गणेशा की भक्ति भावना की इच्छा की पूर्ति होगी। या अन्य किसी कंप्यूटर संस्था में आप जाते हैं सीखने के लिए, तो वहाँ पर आपको उस तकनीक को सिखलाने की आवश्यकता की पूर्ति होगी। तो इस प्रकार से द्वितीयक समूहों की ये विशेषता होती है कि ये विशेष उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। उत्तरदायित्व की भावना का अभाव, परिवार में माता पिता अगर घर में नहीं है तो उत्तरदायित्व की भावना बच्चों में समान रूप में होती है। अनुभव का अभाव हो सकता है लेकिन उत्तरदायित्व की भावनाओं में कमी नहीं हो सकती। या खेलकूद के मैदान में अगर आप देखें तो अगर फुटबॉल का कोई एक गोल करना है तो हर सदस्य उतना ही उत्तरदायित्व होता है, लेकिन द्वितीयक संस्थाओं में छात्रों उत्तरदायित्व की भावना का हमें सरासर अभाव मिलता है। चेतन अवस्था में निर्माण, चेतन अवस्था में निर्माण अर्थात द्वितीयक समूह जो होते हैं वह जानबूझकर सोच समझकर उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। जैसा कि हमने अभी उदाहरण दिया, किसी भी उत्सव की समिति बनाई जाए या किसी भी कमेटी का निर्माण किया जाए, ये सारी सोच समझकर कि ये हम इतने लोग मिलकर इस संस्था का निर्माण करते हैं, यह हमारी इन उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। लेकिन परिवार जानबूझकर सोच समझ कर बनाया नहीं जाता। विवाह जरूर किया जाता है लेकिन उसमें भी उद्देश्य सामान्य होते हैं और उसके बाद संतानोत्पत्ति होती है तो उसमें एक एक उद्देश्य का आर्टिफिशियली पूरा करने के लिए कोई परिवार में समितियां नहीं बनाई जाती, बल्कि सामान्य अवस्था में ही उनका निर्वहन होता है। लेकिन यहाँ पर यानी द्वितीयक समूह में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक नियंत्रण के साधन औपचारिक होते हैं, इस पर मैं काफी विस्तार से आपको बता ही चुकी हूँ। तुलनात्मक दृष्टि से अस्थिर, ये काफी द्वितीयक समूह काफी अस्थिर होते हैं तुलनात्मक दृष्टि से और कभी भी तोड़े जा सकते हैं आवश्यकता पूर्ति समाप्त होने के बाद। द्वितीयक समूह का सामाजिक महत्व बिल्कुल प्राथमिक समूहों से उल्टा है। व्यक्तित्व का विशेषीकरण, किसी एक भाग को पूरा करते हैं। विवेकीकरण होता है, विवेक के ऊपर आधारित सदस्यता होती है इनकी, इसलिए इनको कहा जाता है विवेकीकरण होता है। विस्तृत क्षेत्र होता है, सामाजिक विकास इनके माध्यम से भी होता है। सामाजिक नियंत्रण में सहायक होते हैं लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास जो होता है, स्वस्थ भावना का विकास द्वितीयक समूहों के माध्यम से ही होता है। सामने वाला अगर आगे बढ़ा है, हमें भी आगे बढ़ना है, इस तरह की भावना परिवार से ज्यादा दूसरे समूहों को देखकर ही व्यक्ति के मन में आती है। आज मुझे उम्मीद है कि आपने प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह के बारे में काफी जानकारी आपको हुई और आपने काफी कुछ जाना। परीक्षा की दृष्टि से आप इसे अवश्य तैयार कीजिए क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल धारणाएं हैं जो निश्चित ही परीक्षक द्वारा आपसे पूछी जाएगी। शुभकामनाओं सहित धन्यवाद।